लाहौर वालों का वो शेड्यूल सबको पता है, 22, 23, 24 होगा लाहौर वालों के लिए, और 1 to 3 मार्च होगा कोयटा वालों के लिए, बैराग। तो टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं। और क्लास 1 में जिस तरह हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया था, हमने इंट्रोड्यूस करवाया था बेसिक कॉन्सेप्ट है मैनुअल थेरेपी के, कि कैल्टन वॉन का जो कॉन्सेप्ट था, ओएमटी कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्वेक्स कॉनकेव रूल क्या था, उसके हवाले से अभी एक तो मैं वीडियो भी आपको शो करूंगा। लेकिन पहले हम इसको मूव ऑन करते हैं, और मेरी कोशिश होगी कि एट द एंड ऑफ द डिप्लोमा हम जो मेनल थेरेपी की बेसिक बुक है, जो मैंने 3-4 कॉन्सेप्ट से मिलकर लिखी है, वो हम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ओके, बैक टू टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। अब हमारे पास आए चैप्टर 2 बचता है। चैप्टर 2 में स्पाइनल मूवमेंट्स उसका टॉपिक है, उसके बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको पढ़ना जो है लाजम है। वो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनको पहले थोड़ा सा हम गो थ्रू कर लेते हैं। अगेन इस पे बेसिक बेसिक से टॉपिक्स हैं, पहले मैं इसको क्लियर करूंगा, फिर हम 5-10 मिनट रखेंगे क्वेश्चंस के लिए, और हम आगे बढ़ेंगे। अब जो स्पाइनल मूवमेंट्स है, मिसाल के तौर पे वो क्या एक्सप्लेन करती है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्पाइनल मूवमेंट्स मतलब सिंपली अगर आसान लफ्जों में मैं एक्सप्लेन कर लूँ, कुछ लोग स्पाइनल मूवमेंट्स को एज ए ट्रीटमेंट भी लेते हैं, और कुछ लोग उसको एज ए असेसमेंट भी लेते हैं। तो स्पाइनल मूवमेंट्स आर द इम्पोर्टेंट फॉर द असेसमेंट, इवोल्यूशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मूवमेंट डिसफंक्शन। कोई भी अगर जॉइंट की मूवमेंट डिसफंक्शन है, हम स्पाइन से रिलेटेड हैं तो स्पाइनल मूवमेंट, नहीं तो कोई और होगी तो उस हवा से। है क्या इस स्पाइनल मूवमेंट में, कौन कौन सी दो मूवमेंट होती है? पहले है जनरल मूवमेंट। जनरल मूवमेंट मतलब जो मूवमेंट होती है वर्टिब्रा के रीजियन के वाले से, मिसाल के तौर पर सर्वाइकल स्पाइन में आपका पास सर्वाइकल रीजन है, थोरेसिकल, लंबर है, और सैक्रल है। अगर रीजन वाइज कोई मूवमेंट हो रही है, आप जैसे यस और नो बोलते हैं, जो नोडिंग मूवमेंट है आपकी, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये रीजन मूवमेंट है, ये जनरल मूवमेंट है। तो जो जनरल मूवमेंट होगी वो पूरे रीजन में होगी, मिसाल के तौर पर 2-3 वर्टिब्रास को मिलाकर हो जाएगी। तो मूवमेंट ऑफ अ वर्टिब्रल रीजन आर द एंटायर स्पाइन। राइट, सपोज जब आप लंबर की फ्लेक्शन करते हो, तो उस पे आपकी थोरेसिक भी बेंड हो रही है, सर्वाइकल भी हो रही है। सो द ऑल जनरल मूवमेंट्स दे आर अंडर वॉलंटरली कंट्रोल, वो हमारे वॉलंटरली कंट्रोल में होते हैं, एक्टिव मूवमेंट्स होती हैं, एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड पैसिवली आल्सो। सही है। उसके बाद है स्पेसिफिक मूवमेंट। स्पेसिफिक मूवमेंट आइसोलेटेड मूवमेंट होती है, जो आप एक सेगमेंटल कोई भी लेट सपोज सर्वाइकल का है, थोरेसिक का है, जब एक वर्टिब्रा की मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अदर वर्टिब्रा की बात करोगे, सो यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक मूवमेंट। और ये सेगमेंटल मूवमेंट या स्पेसिफिक जो मूवमेंट है, बेसिकली इसको हम असेसमेंट के तौर पे भी यूज करते हैं, और ट्रीटमेंट के तौर पे भी। कैसे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल, हमने लास्ट क्लास में सर्वाइकोथोरेसिक का जब एग्जामिनेशन कर रहे थे, तो सर्वाइकोथोरेसिक हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं C7 और T1 के दरमियान। तो दैट इज काइंड ऑफ द सेगमेंट मूवमेंट, दैट इज काइंड ऑफ द स्पेसिफिक मूवमेंट। अब यहाँ पे हम जनरल मूवमेंट की नहीं बात कर रहे थे, अब हम स्पेसिफिक सेगमेंट की मूवमेंट की बात कर रहे थे। तो जब आप एक वर्टिब्रा, कोई भी वर्टिब्रा लेवल हो, लंबर का हो, उसकी बात करोगे तो स्पेसिफिक मूवमेंट की तरफ आ जाओगे। तो आइसोलेटेड मूवमेंट जो कि वन इंटीवर्टिब्रल जो डिस्क है, उसका होगा विद रिस्पेक्ट टू अदर स्पेसिफिक मूवमेंट इन स्पाइन, दैट इज आल्सो नोन एज सेगमेंटल मूवमेंट। इसीलिए स्पेसिफिक मूवमेंट को सेगमेंटल मूवमेंट कहा जाता है, और जनरल मूवमेंट को रीजनल मूवमेंट कहा जाता है। आइसोलेटेड मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल मोबाइल सेगमेंट है। मोबाइल सेगमेंट क्या है, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। इज नॉट अंडर वॉलंटरली कंट्रोल एंड कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड पैसिवली। जब हम मिसाल के तौर पर इफ आई से समथिंग कि आप सर्वाइकोथोरेसिक की मूवमेंट करो, वो नहीं कर पाएगा, लेट सपोज। हाँ, पैसिवली अगर थेरेपिस्ट करता है, मैनुअल थेरेपिस्ट, आप एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट करते हो, तो यू कैन डू दैट। आपने उनको प्रॉन में लेटा के स्पेसिफिकली C1 C2, स्पेसिफिकली C7 T1 को मोबिलाइज किया, या थोरेसिक लेवल पे मोबिलाइजेशन की, यू कैन डू दैट L4 5। लेकिन अगर पेशेंट को कहोगे एक्टिवली, पेशेंट नहीं अंडरस्टैंड करेगा। लेकिन पेशेंट रीजनल वाइज मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है, लाइक सर्वाइकल की रोटेशन कर सकता है, फ्लेक्शन कर सकता है, लंबर पे कर सकता है, दिस इज हाउ। तो स्पेसिफिक मूवमेंट जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं होती, और वो पैसिवली ही प्रोड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, मोबाइल सेगमेंट क्या है? मोबाइल सेगमेंट जब हम बोलते हैं कि एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दो वर्टिब्रल बॉडी को जब हम मिलाते हैं, तो दो वर्टिब्रा होंगे, मतलब कोई भी किसी भी लेवल के होंगे, उसके दो वर्टिब्रा हैं, तो एक दरमियान में डिस्क होगी। दो वर्टिब्रा, एक डिस्क, और उसके बराबर की जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, सॉफ्ट टिश्यू, वहां पे मसल, लिगामेंट जब लगे हुए होंगे, ये मिल के एक पैकेज कहलाता है, जिसको हम मोबाइल सेगमेंट का नाम देते हैं। तो मोबाइल सेगमेंट कोई पूछे क्या है, इट्स सिंपली अ कॉम्प्लेक्स ऑफ द थ्री जॉइंट। ये एक कलेक्शन है तीन ज्वाइंट्स का। अच्छा, इसमें तीन ज्वाइंट्स अब कौन कौन से होंगे? सबसे पहले होगा इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क आपको पता है कि उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और उसके अराउंड सराउंडिंग जितने भी स्ट्रक्चर है, जैसे मसल, लिगामेंट, न्यूरोमस्कुलर स्ट्रक्चर,
कलेक्टिवली उनको मोबाइल सेगमेंट कहा जाता है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क और वो 3 जॉइंट्स कौन से हैं उनको हम पहले एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला है इंटरवर्टिब्रल डिस्क जॉइंट, उसको एक्सप्लेन करना है। फिर 2 फैसेट जॉइंट है जो एक राइट और लेफ्ट पे होगा, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वर्ड ही बता रहा है इंटरवर्टिब्रल, दो वर्टिब्रास के दरमियान एक डिस्क होती है जिसको आईवीडी इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है, जो कि दो हिस्सों की बनी होती है, न्यूक्लियस पल्पोसस और एन्युलस फाइब्रोसस। उनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जॉइंट बेसिकली एक आर्टिकुलेशन है आपकी दो वर्टिब्रल बॉडीज के दरमियान, और डिस्क के भी फर्दर जो है वो दो हिस्से होते हैं। एक इनर सरफेस होता है जो पानी या सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड होता है, वो लिक्विड शेप में होता है बेसिकली, जिसको न्यूक्लियस पल्पोसस कहा जाता है। और यही पार्ट आपका ब्रेक करके बाहर की तरफ निकल रहा है, जिसको आप डिस्क बल्ज वगैरह वगैरह का नाम देते हो। और जो आउटर सॉलिड स्ट्रक्चर है उसको बेसिकली कहा जाता है एन्युलस फाइब्रोसिस। तो न्यूक्लियस पल्पोसिस बेसिकली जो जेली नुमा स्ट्रक्चर है, जो पानी सेमी सॉलिड की तरह है, फुल लिक्विड भी नहीं है, सेमी सॉलिड है, उसका बेसिकली काम क्या है, टू वर्क एज अ कुशन। जब हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, लेट्स सपोज जब हम सिटिंग पोजीशन में बैठे हुए हो, तो आपकी सर्वाइकल के वर्टिब्रा एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हैं, लंबर के वर्टिब्रा एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हो, लेट्स सपोज। तो ये मादा ऊपर नीचे हो रहा होता है, जेली इट्स लाइक ए जेली स्ट्रक्चर। जब हम जेली को प्रेस करते हैं ना, लेट्स सपोज इफ यू टॉक अबाउट अ बर्गर, जब हम किसी बर्गर सैंडविच की बात करते हो, तो दो के दरमियान जो बीच में जो चीज डली हुई है, दैट इज काइंड ऑफ द डिस्क। तो उसके अंदर भी जो न्यूक्लियस पल्पोसा है वो जेली नुमा स्ट्रक्चर है। आप जैसे ही ऊपर से कंप्रेशन आती है, तो ऐसा नहीं है कि ये जेली बाहर निकल जाती है, इट वर्क एज अ शॉक एब्जॉर्बर, और ये लुब्रिकेशन का काम करते हैं। हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब ओवर स्ट्रेस हो, ओवर एक्सर्शन हो, तो ये डिस्क बल्ज या डिस्क प्रोट्रूजन की तरफ जा सकता है, बहरहाल। फिर उसके अराउंड, न्यूक्लियस पल्पोसस के अराउंड एक लेयर होती है सॉलिड सी, उसको हम कहते हैं एन्युलस फाइब्रोसिस, जो एक आउटर लेयर है, ठीक है। तो इनर जो मादा है वो सेमी सॉलिड होता है, न्यूक्लियस पल्पोसस, और जो आउटर मादा होता है वो एन्युलस फाइब्रोसिस, जो कि आपकी सॉलिड होती है। मेन फंक्शन क्या है आपके इस ओवरऑल डिस्क के? सबसे पहले अगर आप स्टैटिक पोजीशन में खड़े हो, डायनामिक की बात नहीं कर रहा, स्टैटिक, व्हेन यू आर इन स्टैंडिंग, व्हेन यू आर इन सिटिंग, व्हेन यू आर lying, simple is that it work as a load transmission and distribution from one vertebra to next। मिसाल, जैसे ही आप स्टैटिक पोस्चर में खड़े हो, तो ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पे जब हम गर्दन आपकी नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन में, आप स्टैंडिंग पोजीशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक C2 C3 C4 के ऊपर वेट है, सारों के ऊपर बेसिकली सर्वाइकल के ऊपर थोड़ा 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 वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिस इज काइंड ऑफ द वेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज द मेन रोल ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड दे वर्क एज अ शॉक एब्जॉर्बर। मतलब अगर स्कल का वेट है तो वो पूरी सर्वाइकल का आएगा, सर्वाइकल का थोरेसिक का आएगा, थोरेसिक का पूरी लंबर, अनटिल अनलेस हम रेस्टिंग पोजीशन में नहीं चले जाते। मूवमेंट की अगर हम बात करें, तो जब मूवमेंट हो रही है, आप सर्वाइकल की मूवमेंट करो, थोरेसिक की मूवमेंट करो, तो मेंटेनेंस ऑफ अ सफिशिएंट डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिब्रा टू अलाउ द मूवमेंट। इनके अराउंड लिगामेंट्स लगे होते हैं बेसिकली, जिसको हम डिफरेंट लिगामेंट्स का नाम देते हैं। वो क्या करते हैं, एक वर्टिब्रा को दूसरे वर्टिब्रा के साथ, सर्वाइकल आप फ्लेक्शन करो, तो आप कैसे डिवाइड करोगे कि C2 इतना मूव किया, C3 4 5, कोई हाइपोमोबाइल है, कोई हाइपोमोबाइल नहीं। तो इनके अराउंड जो लिगामेंट्स है वो एक लिमिट तक मूवमेंट अलाउ करते हैं, उसके ज्यादा नहीं कर सकते ड्यूरिंग द डायनामिक, ड्यूरिंग द मूवमेंट। एंड फाइनली द स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन मतलब जब आपके दो वर्टिब्रास आपस में मिले हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि डिस्प्लेस हो जाता है, जिस तरह एंटीरियर लिसिस्थेसिस है, स्पॉन्डिलोलिसिस है, वो एक अरसे के बाद जाके जनरेट होता है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा हिट हुआ और आपका वर्टिब्रा निकल गया। तो इनकी जो स्टेबलाइजेशन है वो भी बड़ी स्ट्रॉन्गर होती है। तो जो दो वर्टिब्रा आपस में मिलते हैं, वो बेसिकली आप आपस में एक दूसरे को रोकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के कंपेयर में कोई एक्सेसिव मूवमेंट ना करें। So these are the three classic functions. The main function of the disk, they are as a load transmission, weight distribution, shock absorption. They work as a to maintain the proper posture and to stabilize them each other. एक दूसरे को वो stabilize भी कर रहे होते हैं। So disk in the spine, which work as a shock absorbing structure throughout the movement. जितनी भी आप movement करो ना करो, it work as a शॉक एब्जॉर्बर इन हेल्दी डिस्क की अगर मैं बात करूं, जिसपे एनुलस फाइब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसस ठीक ठाक होंगे, तो कंप्रेसिव जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है वो कंप्रेस होता है जब आप स्पाइन की फ्लेक्शन कर लो, चाहे जिस भी लेवल पे हो, सर्वाइकल हो, थोरेसिक हो। नॉर्मली अगर एक नॉर्मल डिस्क की मैं बात करूं, तो जब हम स्पाइन की फ्लेक्शन करेंगे, चाहे जो भी मूवमेंट हो, तो जब हम फ्लेक्स करेंगे तो स्पाइन कंप्रेस होगा, मतलब जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो कंप्रेस होगा। और जब हम विद द स्पाइनल एक्सटेंशन
द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस विल कंप्रेस। मैं इसको आसान, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है, मिसाल के तौर पे जब हम फ्लेक्शन करते हैं तो हमारा एंटीरियर की तरफ हम मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है एंटीरियर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस पल्पोसस विल बी कंप्रेस। और जब हम एक्सटेंशन करते हैं लाइक मैकेंजी कोबरा, जब हम स्पाइन को एक्सटेंशन में लेके जाते हैं तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो कंप्रेस होता है। सो इफ एनुलस इज टॉर्न, अगर एनुलस टॉर्न टूटा हुआ, एनुलस फाइब्रस टूटा हुआ, लेट सपोज, तो जाहिर सी बात है आपका जो कहीं से भी ऑलमोस्ट कॉमन पोस्टीरियरली होता है, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस पल्पोसस तो पानी की तरह है, वो निकलने की कोशिश करेगा, जिसको आसान लफ्जों में आप जैसे बल्ज या प्रोटीन का नाम देते हो। सो इफ द एनुलस इज टॉर्न, अगर एनुलस फाइब्रोस टूटा हुआ है, न्यूक्लियस विल compress slightly, and if migrating through the path of the least resistance in the direction of annular tear, तो जहां से उनको कम रेजिस्टेंस मिलेगा और एनुलर टीयर जहां से टूटा हुआ है उसकी तरफ वो मूव करेगा, फिर उसको आप दूसरा नाम देते हो, दैट मे बी द बल्ज herniate through the annulus, you call it, ठीक है। so usually it herniates, जैसा कि लिखा हुआ है, usually it herniates posteriorly because of the weakness of the annulus at that point। जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल मैं चीज आपको बताता हूँ, जो बॉडी का पार्ट जब भी वीक होता है ना, मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी में ना कोई पार्ट एक वीक है, मिसाल के आपको बॉडी में कहीं पे भी उस वीक पॉइंट के अलावा चोट लगेगी, लेट सपोज सबसे पहले आपको हर्ट वहां पे होगा। रीजन इज दैट ये वर्क कुछ ऐसे करता है बॉडी। मैं सिंपल सा मिसाल दूं, अगर आपको रोम्बोइड्स का पेन, अगर आपको रोम्बोइड्स का पेन है लेकिन आपको फील नहीं हो रहा, रोम्बोइड्स में आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं मिसाल, लेकिन आपको फील नहीं हो रहा पेन, इस तरह का पेन वगैरह नहीं हो रहा, जब भी कभी भी इसके सर्वाइकल लेवल पे आपको कोई भी अगर हिट हुआ, तो सबसे पहले आपका वीकर पॉइंट चिल्लाएगा, जो आपका वीक पॉइंट है ना वो सबसे ज्यादा पहले चिल्लाएगा कि मैं पेन, रीजन वो पहले ही बेचारा वीक था। तो दिस इज हाउ द बॉडी नॉर्मल मैकेनिज्म वर्क्स। तो एनुलस फाइब्रस जहां से टूटा हुआ है, लेट सपोज मिसाल के तौर पर, तो जब भी डिस्क के ऊपर प्रेशर आएगा वो पहले उस वीक पॉइंट की तरफ, और वो हर्ट भी करेगा और वहां से वो निकलने की करेगा। तो आई विश इंटरवर्टिब्रल डिस्क जॉइंट आपका क्लियर है। उसके बाद है फेसेट ज्वाइंट। हर वर्टिब्रा पे फेसेट ज्वाइंट होते हैं दो, एक राइट पे एक आपका लेफ्ट पे। तो जो फेसेट ज्वाइंट है जिसको जाइगोफिजियल ज्वाइंट्स भी कहा जाता है, दिस इज बेसिकली द आर्टिकुलर इंटर आर्टिकुलर इसका नाम है, और इसको साइनोवियल इंटरवर्टिब्रल ज्वाइंट्स भी बोला जाता है। दे आर बेसिकली ट्रू साइनोवियल ज्वाइंट्स। नंबर 1 थी द spatial orientation of the facet joint articulation surface influences the direction of the movement available in the each motion segment। इसको मैं आसान लफ्जों में एक्सप्लेन करता हूँ। फेसेट ज्वाइंट की जो शक्ल है, जो शेप है, वो कुछ इस तरह की स्पेशल है कि वो एक रीजन पे, अगर सर्वाइकल पे है तो आपकी थोरेसिक पे डिफरेंट होगी, लंबर पे डिफरेंट होगी, और ये जो डिफरेंट शक्लें हैं इनकी, जो शेप है आपस में, यही डिसाइड करती हैं कि इस रीजन पे मूवमेंट कितनी ज्यादा होगी। इनकी शक्ल ही कुछ इस तरह, इनकी एंगल ही कुछ इस तरह से, इसीलिए आप सर्वाइकल की मूवमेंट देखोगे तो वो थोरेसिक पे आपको कम मिलेगी, थोरेसिक की कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो आपको लंबर पे नहीं मिलेगी, जिस तरह सर्वाइकल पे मैक्सिमम रोटेशन है, लंबर पे बिल्कुल मिनिमम रोटेशन है। रीजन रीजन आपका फेसेट ज्वाइंट की शेप। तो फेसेट ज्वाइंट की शेप बेसिकली, ये बायोमेकेनिक्स की बुक में भी लिखी हुई है ये पॉइंट। तो फेसेट ज्वाइंट की जो शक्ल है, जो शेप है, जो ओरिएंटेशन है, बेसिकली ये स्पेशल किस्म की बनी हुई है, और यही आपको अलाउ करती है किसी ज्वाइंट पे। और बेसिकली जो आप कैरोपैक्ट या मैनिपुलेशंस करते हैं वो भी फेसेट ज्वाइंट पे ही होता है। पहले फेसेट ज्वाइंट को लॉक किया जाता है, जो हम पढ़ेंगे, फिर उसको अनलॉक किया जाता है। अनलॉकिंग ऑफ द फेसेट ज्वाइंट इज बेसिकली द हाई वेलोसिटी थ्रस्ट, जिसको हम मैनिपुलेशन का नाम देते हैं। सो दैट इज द रीजन, ये पॉइंट यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज द रीजन द डिफरेंट स्पाइनल रीजन हैव अ डिफरेंट मूवमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर orientation। Therapists must know this orientation to apply the technique। They also have provided some load bearing support। थेरेपिस्ट को एज अ मैनुअल थेरेपिस्ट, एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट, हमें उस ओरिएंटेशन का पता होना चाहिए। एक आम लफ्जों में एक और केस भी है, जब हमें पेशेंट कह रहा होता है कि मैंने वजन उठाया था, मैंने नीचे की तरफ झुका था, जैसे ही मैं ऊपर उठा तो बेसिकली मुझे क्रक की साउंड आई, चुप पड़ गई या पेन हुआ। दैट चुप पड़ना या दैट अटक जाना, बेसिकली व्हाट इज दैट इंडिकेट, वो ये इंडिकेट करता है कि फेसेट ज्वाइंट की जो बेसिकल ओरिएंटेशन थी उसके अगेंस्ट काम हुआ है। मतलब नॉर्मली आप जब दो मूवमेंट को मिलाते हो तो वापसी भी आपने उसी मूवमेंट में आना है। मिसाल, जब आपने लंबर की फ्लेक्शन की और रोटेशन की, तो यूजुअली जब आप वापस आते हो तो पहले रिवर्स रोटेशन कर लो। मिसाल के तौर पर लंबर आपने फ्लेक्शन की और राइट साइड आप रोटेट हुए, तो यूजुअली अब आपने पहले वापस रोटेट होना है, फिर लंबर में एक्सटेंशन लानी है या लंबर को वापस न्यूट्रल में लाना है। लेकिन अगर हम लंबर की फ्लेक्शन करके झुकते हैं आगे की तरफ और रोटेशन राइट साइड करके वजन उठा के सीधा हम लंबर की न्यूट्रल पोजीशन पे नहीं लाएंगे, तो वो थोड़ा सा पेनफुल होगा। कर तो सकते हैं बट दिस इज रॉन्ग, बिकॉज द फेसेट जॉइंट जो नॉर्मली
अब आपको अलाउ करते हैं, वो एक वक्त में एक मूवमेंट अलाउ करते हैं। अगर आपने दो मूवमेंट्स को मिलाया है मिसाल के तौर पे, तो ऑब्वियसली आपने पहले उसको रिवर्स भी करना होगा। दिस इज हाउ फैसेट जॉइंट ओरिएंटेशन, और यही एज के साथ साथ डीजेनरेटिव चेंजेस लाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आ जाए, स्पाइनल रेंज ऑफ द मूवमेंट। स्पाइनल रेंज ऑफ मूवमेंट सिंपल इज दैट, रेंज बोलते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान एक ऐसी मूवमेंट जो स्पाइनल सेगमेंट्स के दरमियान जो होगी वो स्पाइनल रेंज ऑफ मूवमेंट कहलाएगी। द मोशन पॉसिबल एट अ स्पाइनल मूवमेंट इज कॉल्ड ईदर बाय द फैसेट जॉइंट्स, मतलब ये कह रहा है कि करवाता कौन है, पहले मूवमेंट क्या है। अब एक स्पाइनल सेगमेंट में तीन जॉइंट्स हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जॉइंट है और आपका फैसेट जॉइंट है, मूवमेंट भी उधर ही होनी है। तो जो मोशन पॉसिबल है स्पाइनल सेगमेंट में, जो कि लिमिटेड है, लिमिट मतलब बहुत ही कम होती है, माइन्यूट सी होती है। लिमिट कौन करता है, या तो फैसेट जॉइंट लिमिट करते हैं, मिसाल के तौर पे ग्रेटर द डायमीटर ऑफ द डिस्क ग्रेटर द मोबिलिटी ऑफ द इंटरवर्टिब्रल जॉइंट में मिसाल दूं। ग्रेटर द डायमीटर ऐसे है, अब सर्वाइकल के जो डायमीटर है डिस्क का वो छोटा होता है, थोरेसिक का उससे बड़ा होता है, लंबर का सबसे ज्यादा बड़ा होता है, और फिर छोटा सकरम का, इस तरह करके होता जाता है। तो जहां पे सरफेस एरिया ज्यादा होगा, डिस्क का काम क्या है, मोबिलिटी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, तो वहां पे स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होगी, तो वहां पे मोबिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो स्पाइनल जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सन एज, द हेल्थ एंड ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू एंड द फिजिकल कंडीशनिंग, या कोई हेरिडिटी फैक्टर। मतलब स्पाइन की जो भी मोबिलिटी है, सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, हम मोबिलिटी की बात करेंगे, वो आपकी एज के साथ भी चेंज होती है। बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी, एडोलेसेंस में कम होगी, जो एडल्टहुड लेट एडल्टहुड है उसमें और कम होगी, ओल्ड एज में और भी कम होगी। हेल्थ मैटर करती है कि आप रेगुलर बेसिस पे अगर एक्सरसाइजिंग बॉडी है, कोई एथलीट की बॉडी है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हमसे ज्यादा होगी। कोई योगा है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसकी अलग होगी। दिस इज हाउ, और एक नॉर्मल पर्सन जो एक्सरसाइज नहीं करता उसकी डिफरेंट होगी। ओके, इन एडिशन टू द एनाटॉमी ऑफ द स्पाइन, द फ्लेक्शन ऑफ एंटायर स्पाइन, जो सी टू से कम नीचे की जो स्पाइन है, जो टिपिकल स्पाइन है, रिप्रेजेंट एज अ कर्व विद फ्लैटेंड एंड्स। द थोरैसिक हाइपोसिस इन इंक्रीज, एक नॉर्मल की बात हो रही है कि जब हम पूरी स्पाइन की फ्लेक्शन करते हैं, आप पिक्चर की तरफ देखो, तो C2 से नीचे जितने भी स्पाइन है, जब आप फ्लेक्शन करोगे तो कर्व कहाँ कहाँ पे जनरेट होगा, फ्लेक्शन ऑफ द एंटायर स्पाइन बिलो द C2 की बात हो रही है। टिपिकली स्पाइन किस तरह प्रेजेंट करेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो इस तरह प्रेजेंट करेगी, उसके जो एंड होंगे, जो किनारे होंगे, टर्मिनल होंगे, वो फ्लैटेंड होंगे। थोरेसिक स्पाइन जो है वो कर्व्ड होगी, उसका कर्व इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इसको मैं एक्सप्लेन कर लूं कि जिस तरह हम आगे की तरफ झुकते हैं ना, फ्लेक्शन में जाती है पूरी स्पाइन हमारी, ये उसकी बात कर रहा है बेसिकली। तो जो थोरेसिक स्पाइन का कर्व है वो बढ़ जाएगा, मतलब कार्पोसिस बढ़ जाएगा, और सर्वाइकल लोडोसिस खत्म हो जाएगा, तभी तो वो फ्लैटन हो जाएगी। ये एक नॉर्मल पोस्चर की बात हो रही है, यू कैन सी इन द पिक्चर। आप लेफ्ट साइड वाली अगर पिक्चर देखेंगे, ब्लैक के लेफ्ट साइड वाली जो आगे की तरफ झुक रहा है वो फ्लेक्शन है, और जो बैकवर्ड है वो एक्सटेंशन है। ठीक है, ये उसकी एक नॉर्मल अनेटमी की बात हो रही है। द स्पाइन इज लाइक अ रोड वेयर द डोर्सल एंडिंग इज मैक्सिमल एक्सटेंशन, वगैरह वो सारा उस पे ऊपर लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे। अमाउंट ऑफ द फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इज ऑलमोस्ट इक्वल इन ऑल सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइन एक्सेप्ट द L5 S1। जितनी फ्लेक्शन होगी उतनी ही एक्सटेंशन होती है बाकी सर्वाइकल में, मतलब सर्वाइकल के बाकी रीजन में, लेकिन L5S लंबो सक्रल को छोड़ के। रीजन इज दैट वहां पे सिग्निफिकली एक्सटेंशन ज्यादा होती है, फ्लेक्शन कम होती है। लंबर एक्सटेंशन वाहिद, लंबो सेक्रल वाहिद सेगमेंट है, वो वाहिद रीजन है जहाँ पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का रेशियो बहुत ही कम है, और मजे की बात यही सबसे ज्यादा हाइपोमोबाइलिटी होता है, और डिस्क बल्ज भी सबसे ज्यादा यही पर होते हैं। बहरहाल, तो नॉर्मली पूरी स्पाइन के रीजन में जो आपकी जितनी फ्लेक्शन है उतनी एक्सटेंशन होगी, लेकिन इस लंबोसेक्रल रीजन को छोड़ के। आई विश यहाँ तक क्लियर है। अब हम आ जाते हैं ज्वाइंट पोजीशनिंग के लिए। ठीक है, ओके, कोई भी क्वेश्चन हो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि उस कॉन्सेप्ट को पहले मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो एम आई क्लियर है यहाँ तक, शुड आई प्रोसीड ऑनवर्ड? ओके, अच्छा, अब हम आ जाते हैं ज्वाइंट पोजीशनिंग के ऊपर। ये सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। क्या होता है कि हमने भी, मैंने भी डीपीटी की है, आप लोगों ने भी डीपीटी की होगी, हमें ना ज्वाइंट पोजीशनिंग बिल्कुल ही महदूद तरह से पढ़ाया जाता है। हमें सिर्फ ओपन पे क्लोज पे बारे में पढ़ाया जाता है। हाउएवर जब हम कैल्टन बोन को देखते हैं तो उसने ज्वाइंट 5 पोजीशन ज्वाइंट की लिखी हैं, और मैंने खुद 3 मेंशन की हैं। वैसे यूजुअली हमें सिर्फ 2 पढ़ाया जाता है।
तो 5 तरह की ज्वाइंट पोजीशन होती है। ज्वाइंट पोजीशनिंग मतलब क्या है कि ज्वाइंट की ऐसी पोजीशन जिसपे वो ज्वाइंट एग्जिस्ट करता हो। अब वो कौन कौन सी है उसको हम पढ़ते हैं। तो ज्वाइंट पोजीशनिंग इज बेसिकली द पोजीशन ऑफ अ ज्वाइंट। सबसे पहले है मिसाल के तौर पे 3D ज्वाइंट पोजीशनिंग। अब ये कोई टाइप नहीं है, एक वर्ड है 3D ज्वाइंट पोजीशनिंग। फॉर अ प्रॉपर इवोल्यूशन एंड मैनुअल मोबिलाइजेशन, आप कोई भी स्पाइन को इवोल्यूट करो या उसको मोबिलाइज करो, द प्रैक्टिशनर शुड बी एबल टू द पोजीशन इन द मोबाइल सेगमेंट स्पेशली इनटू 1 2 3 आर द प्लेन एसेट। तो जब हम इसको 1 2 3 प्लेन में एक्स वाई एक्सिस्ट में डालते हैं, अब हम जॉइंट को 3D पोजीशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने इसकी टाइप नहीं पढ़े, टाइप अब पढ़े। टाइप्स कौन सी है? सबसे पहले है रेस्टिंग पोजीशन। रेस्टिंग पोजीशन को पोजीशन ऑफ कंफर्ट भी कहा जाता है। दिस इज द वन ऑफ द लूज पैक पोजीशन एंड वन ऑफ द मोस्ट सिस्टम रिलीविंग पोजीशन या ईज पोजीशन, जिसमें पेशेंट को सबसे ज्यादा ईज होता है, सिम्टम बिल्कुल कम होते हैं। ये पेशेंट की पोजीशन, पेशेंट कहता है ना मुझे इस पोजीशन में रिलैक्स, इस पोजीशन में। अब हम एक सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो रेस्टिंग पोजीशन जैसे कि नाम बता रहा है, ऐसी पोजीशन जिसमें जॉइंट सबसे ज्यादा रेस्ट में होता है। नंबर 1 ये मैकोनिल ने दिया था। रेस्टिंग पोजीशन इज अ लूज पैक पोजीशन, जिसको आप ओपन पैक पोजीशन का नाम देते हो। इज अ पोजीशन यूजुअली 3D वेयर द पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जो जॉइंट के अराउंड स्ट्रक्चर्स हैं, लिगामेंट, कैप्सूल वगैरह, वो बिल्कुल सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं 100 में से। मिसाल सुपाइन, सुपाइन इज द मोस्ट रिलैक्सिंग पोजीशन फॉर यू, लेट्स सपोज। तो उस दौरान क्या होता है, सबसे ज्यादा मसल्स रिलैक्स आपके होते हैं, इसीलिए आपके वो रिलैक्स हैं। और अगर इस तरह पेशेंट की भी कोई पोजीशन है जिसमें पेशेंट कहता है कि मैं इसमें बड़ा कंफर्ट हूँ, तो वो पेशेंट की वो रेस्टिंग पोजीशन कहलाएगी। फिर अब हम आगे रीजन वाइज एक्सप्लेन करेंगे। जिस पे पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर जितनी भी है, मसल, लिगामेंट, वो सबसे ज्यादा रिलैक्स होते हैं। दे अलाउ फॉर द ग्रेटेस्ट ज्वाइंट रेंज प्ले मैक्सिमम वो अलाउ करते हैं, जिसको सिम्टम रिलीविंग पोस्चर भी कहा जाता है फॉर द पेशेंट। और बिकॉज द मोस्ट ऑफ द रिलैक्सेशन वो सिम्टम ईजिंग पोजीशन होती है और लीस्ट मसल टेंशन होती है उस पोजीशन। सवाल ये पोजीशन क्यों जरूरी है हमें ढूंढना। ये पोजीशन इस सेंस में जरूरी है कि आप अगर कोई ज्वाइंट को इवोल्यूट करते हो, तो सबसे पहले आपको उसको रेस्टिंग पोजीशन में डाला था, वरना चेक कैसे करोगे कि ये पोजीशन, ये ज्वाइंट हम उसको इवोल्यूट कैसे करें। आप हाथ लगाओगे उसको पेन होगा। सो इवोल्यूटिंग द ज्वाइंट प्ले थ्रू द रेंज ऑफ मोशन इंक्लूडिंग द एंड फील। फिर दूसरा, कंफर्मिंग द डायग्नोस्टिक हाइपोथेसिस विद लो रिस्क ट्रायल ट्रीटमेंट। मिसाल एक ऐसा ट्रायल ट्रीटमेंट आपको मिला है कि आप कहेंगे ये टेक्निक जैसे हम ज्वाइंट पे अप्लाई करेंगे, हमें थोड़ा सा उसमें पेन होगा उस ज्वाइंट को। मिसाल हाई वेलोसिटी थ्रस्ट से। अब आप हाई वेलोसिटी थ्रस्ट दे रहे हो, पेन प्रोवोक, पेन तो होगा, आपको पता है पेशेंट ऑलरेडी पेन में, तो आप पेशेंट की रेस्टिंग पोजीशन चूज करोगे ताकि अगर पेन हो भी तो थोड़ा सा लो रिस्क पेन हो। तो जितने भी लो रिस्क क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, वो कंफर्म करने के लिए भी पेशेंट की जो ज्वाइंट है जिसपे हम क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, उसको रेस्टिंग पोजीशन में लिया जाता है। दूसरा, अगर कोई पेशेंट को सिम्टम ट्रीटमेंट कर भी रहे हो किसी हवाले से, तो ग्रेड 1 टू मोबिलाइजेशन विद इन सिलेक्ट आप दे सकते हो, किसमें, रेस्टिंग पोजीशन में। या अगर हाइपोमोबिलिटी को आप ट्रीट कर रहे हो और उसमें आपने मोबिलाइजेशन देनी है, तो पेशेंट को पहले रेस्टिंग पोजीशन में ले आओ। ये कुछ उसके बेनिफिट्स। अब ये पोजीशन हम निकालेंगे कैसे, हाउ टू फाइंड आउट द रेस्टिंग पोजीशन। रेस्टिंग पोजीशन का बेस्ट तरीका ये होगा कि पोजीशन द पेशेंट इन अप्रोक्सीमेट रेस्टिंग पोजीशन। नंबर 1 मिसाल इस पे दिया हुआ है, रेस्टिंग पोजीशन फॉर अ नेक इज यूजुअली अ स्लाइट लॉर्डोसिस। जब हम पेशेंट की सर्वाइकल को अगर कहते हैं, तो जैसे आप उसको एक्सटेंशन में लेके जाओगे, पेशेंट की सर्वाइकल स्पाइन मजीद लॉर्डोसिस में जाएगी एंड दैट वुड बी द इजीएस्ट वन। उसमें वो सबसे ज्यादा ईज होगी। फुल एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहा, फुल एक्सटेंशन इज द क्लोज बैक पोजीशन। एक बात कर रहा है सर्वाइकल सर्वाइकल के स्लाइट लोडोसिस की, थोड़े से लोडोसिस, जो सर्वाइकल का लोडोसिस है उसकी बात हो रही है, स्लाइट लोडोसिस। आपको पता है सर्वाइकल स्पाइन लोडोटिक इन नेचर है, मैं स्लाइट लोडोसिस की बात कर रहा हूँ एक्सटेंशन की। इन दिस अप्रोक्सीमेट रेस्टिंग पोजीशन में क्या होता है, आप ग्रेड 1 टू ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हो। किसके ऊपर, पेशेंट की सर्वाइकल के ऊपर। किस पर्पस के लिए, फर्स्ट स्टॉप, वो फिर हम उसकी थोड़ी सी डिटेल में, मतलब जो स्लाइट लॉर्डोसिस है सर्वाइकल का, उसमें आप ग्रेड 1 टू मोबिलाइजेशन भी सर्वाइकल की दे सकते हो। फिर उसके बाद उसी पोजीशन को री पोजीशन करते हो मजीद चीजें चेक करने के लिए, ताकि कोई सिम्टम वगैरह तो नहीं आई। अप्लाई ट्रैक्शन मतलब जैसे आप स्लाइड लोडोसिस में सर्वाइकल के ले गए, अब आप उस पर मोबिलाइजेशन अप्लाई कर लो चेक करने के लिए। C1 पे करो, C2 पे करो, में साथ C3 पे किया आपने। उसके बाद फिर वापस ले आए पेशेंट को न्यूट्रल पोजीशन, स्लाइड लोडोसिस से न्यूट्रल पोजीशन, रीपोजिशनिंग। उसके बाद फिर चेक करोगे कोई सिम्टम तो नहीं आई, चक्कर आना, क्योंकि सर्वाइकल इज मोस्ट ऑफन कनेक्टेड विद द
ब्रेन एंड द सर्वाइकल प्लेक्सिस, तो हम उसको रीपोजिशन करते हैं वापस की तरफ, और फिर पेशेंट से ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, फिर पेशेंट से पूछते हैं हाँ जी कोई चक्कर वगैरह तो नहीं है। इस तरह क्या करें, हम अपना डायग्नोसिस कंफर्म करें, और अगर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आती, फिर हम ये टेस्ट रिपीट करें। जिस तरह आपको पता होगा कि स्पेलिंग टेस्ट भी ना कभी कभार एक थोड़ा सा स्लाइड एक्सटेंशन में भी अप्लाई किया जाता है, स्लाइड फ्लेक्सिबल भी अप्लाई किया जाता है। तो दिस इज हाउ वी जस्ट मैनेज। तो रेस्टिंग पोजीशन का एक जो बेनिफिट है वो ये भी है कि हम उस पर डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए। उसके बाद है एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन। रेस्टिंग पोजीशन मोस्ट डिस्कम्फ जो मोस्ट इजी पोजीशन थी जो हमने अभी अभी हमने पढ़ी, ये वाली लीस्ट डिस्कम्फर्ट है। मतलब अब पेशेंट आपके पास पेन के साथ आ गया, पेशेंट की कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जिसमें पेशेंट कहे कि मुझे सबसे ज्यादा रिलीविंग है। अब आप परेशान हो जाओगे भाई अब हम कौन सी पोजीशन चूज करें। अब आप लीस्ट डिस्कम्फर्ट वाली करोगे। मैं एक सिंपल सा मिसाल देता हूँ अगेन। अकॉर्डिंग टू द ब्रायन मॉलिगन, पेशेंट को जब हम किसी भी लेवल पे ट्रीट कर रहे होते हैं तो हम पहले चूज करते हैं कि मिसाल पेशेंट आपके पास आता है राइट साइड प्रॉब्लम के साथ। अब आपने उसके स्पाइनल सेगमेंट को या किसी भी लेवल को मोबिलाइज करना है, अब उसको लाना है साइड लाइन में। अब पेशेंट पेन के साथ है, राइट साइड हिप पे उसको पेन था, या राइट साइड कहीं पे भी पेन है, या राइट छाती का है, आप उसको कभी भी राइट पे नहीं लेटाओगे, आपने हमेशा लेफ्ट साइड पे लेटाना है, अवे फ्रॉम पेन। क्यों? ट्रीट कैसे करना है, आपने ट्रीट करना है तो अकॉर्डिंग टू द ब्रायन मॉलिगन हमेशा पेशेंट की जो पोजीशन चूज की जाती है वो जिसमें पेशेंट को पेन कम हो, या तो ना हो, राइट साइड पेन है तो लेफ्ट साइड लेटा दो। अब अगर दोनों तरफ बायलेटरल शाटिका के साथ आपके पास पेशेंट आ गया, आप किस साइड लाइन में लेटाओगे? देन यू विल चूज द लीस्ट डिस्कम्फर्ट पोजीशन। अब आप पेशेंट से पूछोगे भाई आपको पेन किस तरफ कम होता है, किस तरफ ज्यादा? पेशेंट कहेगा मुझे राइट साइड फिर भी बियरेबल है, फिर आप पेशेंट को राइट साइड पे लेटाओगे। सो मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये सिनेरियो बताया। इसीलिए एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन क्या है? लीस्ट डिस्कम्फर्ट। अब पेशेंट रेस्टिंग पोजीशन में नहीं आ सकता, तो पेशेंट को एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन में। अच्छा, आप पेशेंट से पूछोगे अच्छा डिस्कम्फर्ट है कहाँ पर सबसे ज्यादा कम है, पेशेंट कहेगा मुझे ये इस पोजीशन में बिल्कुल कम प्रॉब्लम होती है, उसको आप एक्चुअल रेस्टिंग कंसीडर करोगे। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वो जॉइंट की पोजीशन जो पेशेंट को ग्रेटेस्ट ईज हो, नंबर वन, ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ ट्रैक्शन जॉइंट के लिए अप्लाई की जा सकती हो, लीस्ट मसल रिएक्टिविटी हो, मसल बहुत ही कम, खत्म नहीं, बहुत ही कम काम करते हो, और लीस्ट टिश्यू की टेंशन हो उस एरिया में जहाँ पे डिसफंक्शन है पेशेंट को। तो पेशेंट को जहाँ पे डिसफंक्शन है, जो ट्रीट करवाने आपके पास आया है, लेट्स सपोज, अब उसको रेस्टिंग में तो नहीं ला सकते क्योंकि रेस्टिंग के लिए तो उसका पेन जीरो होना लाजम है, लेकिन पेशेंट को लीस्ट डिस्कम्फर्ट वाली पोजीशन में आप लेके जाओगे, उसको आप नाम दोगे एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन। दिस पोजीशन इज अल्टरनेटिवली यूज्ड, ये पोजीशन अल्टरनेट तौर पे हम यूज करेंगे जहां पे कोई भी ज्वाइंट की जो पैथोलॉजी होगी वो प्रिवेंट करेगी पेशेंट को रेस्टिंग पोजीशन में जाने से। मिसाल, पहली रेस्टिंग पोजीशन क्या थी? पेशेंट बिल्कुल मोस्ट इजीएस्ट पोजीशन थी, पेशेंट कहा कि इसमें तो मुझे पेन ही नहीं हो रहा, तो आप पेशेंट को उस हिसाब से ट्रीट करते हो। लेकिन जब पेशेंट आपके पास पेन के साथ आता है, पेशेंट का वो एरिया जो पेशेंट की ज्वाइंट जो पैथोलॉजी है वो नहीं जाने दे रही पेशेंट को रेस्टिंग पोजीशन में, उसके अल्टरनेट के तौर पे अब आप क्या चूज करोगे? फिर आप पेशेंट को कहोगे कि आप अपनी इजीएस्ट पोजीशन में चले जाओ, लीस्ट डिस्कम्फर्ट। तो आसान लफ्जों में एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन क्या है? मोस्ट ईजिंग पोजीशन, मोस्ट रिलैक्सिंग पोजीशन। लेकिन जो एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन क्या है? लीस्ट डिस्कम्फर्ट पोजीशन। आई विश यहाँ तक क्लियर है। अब सवाल ये है, लीस्ट डिस्कम्फर्ट जो पोजीशन है बेसिकली उसको मद्देनजर कैसे रखेंगे? हमने सिर्फ पेशेंट से पूछना है कि भाई आपकी मोस्ट ईजिंग पोजीशन वो रेस्टिंग पोजीशन थी, और जो एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन है वो लीस्ट डिस्कम्फर्ट वाली है। इसके बाद क्या बचती है? लास्टली नॉन रेस्टिंग पोजीशन। नॉन रेस्टिंग पोजीशन जिसमें पेशेंट को सवाल ये कि हम क्यों यूज करेंगे, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो जो नॉन कम रेस्टिंग पोजीशन है, पहले हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। when the joints are unable to be examined within their resting position, जब कोई जॉइंट आपका रेस्टिंग पोजीशन में एग्जामिन आप नहीं कर सकते, मतलब प्रॉब्लम है, किसी भी वजूहत है, पेशेंट की वो पोजीशन नहीं बनाई जा सकती, फिर पेशेंट को आप आउट ऑफ द बॉक्स लाते हो, आउट ऑफ द रेस्टिंग पोजीशन लाते हो। आउट ऑफ द रेस्टिंग पोजीशन इज कॉल्ड द नॉन रेस्टिंग, वर्ड ही बताता है नॉन रेस्टिंग पोजीशन। मेनी ज्वाइंट डिसफंक्शन अपीयर व्हेन दे आर प्लेस्ड, मतलब काफी ज्वाइंट डिसफंक्शन है। आप कहेंगे सर नॉन रेस्टिंग पढ़ने का फायदा क्या है जब हमारे पास रेस्टिंग है, एक्चुअल रेस्टिंग है? कुछ ऐसी ज्वाइंट की पैथोलॉजीज होती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, जब तक आउट ऑफ बॉक्स नहीं आती, आउट ऑफ रेंज नहीं आती, वो डिस्क्लोज्ड ही नहीं होगी, वो अपने आप को अपेयर ही नहीं करेगी। तो कुछ ऐसी ज्वाइंट की पैथोलॉजीज डिसफंक्शंस हैं, वो तब जाके अपेयर होती हैं जब ज्वाइंट को आप आउट ऑफ द प्लेस लाते हो।
बहुत सारी ऐसी चीजें, मिसाल दूं मैं आपको, ये तो ज्वाइंट डिस्फंक्शन है, मैं को एक मिसाल देता हूँ। मिसाल की एक ट्रिगर पॉइंट है जो पेन फ्री है, जो आपको एक्टिव नहीं है, फंक्शनल नहीं है, आपको पेन नहीं कर रहा बेसिकली, लेकिन वो ट्रिगर पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अब नॉर्मल ट्रिगर पॉइंट जब फंक्शनल हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, आप थोड़ा सा ट्रिगर पॉइंट को प्रेस करोगे वो आपको पेन करेगा, ठीक है। फिर ट्रिगर पॉइंट को पैल्पेट करने के तरीके हैं वो हम बाद में देखेंगे, फ्लैट पैल्पेशन है, फिंगर प्रिक पैल्पेशन है, उसको हम बाद में देखते हैं। कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं प्रेस करने से आपको पेन करेंगे, मस्कुल है तो मस्कुलर कंडीशन। कुछ ऐसे होते हैं जब डीप जाके आप प्रेस करते हो, वहां पर पहुंचते हो तो जाके पेन होता है। तो जब मसल को ओवर स्ट्रेच लेके जाओगे तब जाके वो ट्रिगर पॉइंट आपको पेन करता है, वैसे नहीं करता। कुछ ट्रिगर पॉइंट में मसल को थोड़ा सा आपने छेड़ा, थोड़ा सा मूव करा है, उसको पेन हो गया। लेकिन कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो मैक्सिमम स्ट्रेच देने पे, जब मतलब मसल को आप अपने आउट ऑफ द बॉक्स ले आते हो, तब जाके वो एक्टिवेट होते हैं। तो आसान ये मैंने समझाने के लिए एक्सप्लेन किया कि कुछ जॉइंट की ऐसी पैथोलॉजीज होती हैं जो जब तक आप उसको नॉन रेस्टिंग में नहीं लाते, वो आपको बयान ही नहीं करेंगे कि भाई मैं तो एग्जिस्ट भी करता हूँ, मुझे तो पेन ही है। और जब तक पेन प्रोवोकेट नहीं होगा आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, बहरहाल। तो प्रैक्टिशनर नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड स्किलफुल ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ द मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स इन दिस पोजिशन। जितने भी प्रैक्टिशनर हैं उनको इस चीज का ख्याल होना चाहिए कि नॉन रेस्टिंग पोजिशन में जितने भी मैनुअल थेरेपी की टेक्निक्स अप्लाई करते हो, सो द बी केयरफुल, बिकॉज अब आप पेशेंट की जो पोजीशन है, मस्कुलोस्केलेटल जो स्ट्रक्चर है उसकी, उसको आउट ऑफ द बॉक्स लेके आए हो। अब आप अगर कोई भी प्रैक्टिस करोगे और हाई वेलोसिटी थ्रस्ट होगा तो आप इजीली डैमेज कर सकते हैं, जिसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। नोवाइस प्रैक्टिशनर जितने भी हैं कायरो वगैरह, नोवाइस प्रैक्टिशनर हु अप्लाई द स्पाइनल स्ट्रेच मोबिलाइजेशन, पहले स्ट्रेच करके जब उस पर मोबिलाइज किया जाता है नॉन रेस्टिंग पोजीशन में, दे आर मोर लाइकली टू ओवर स्ट्रेच द टिश्यू एंड कैन कॉज द इंजरी। सो दैट दीज टेक्निक्स आर कॉल्ड एडवांस, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये चीजें मद्देनजर रखनी है, दिस इज द एविडेंस जो मैं अपने हर वर्कशॉप प्रोग्राम वगैरह में कहता हूँ कि भाई जो मैनिपुलेशंस में हाई वेलोसिटी थ्रस्ट दिया जाता है ज्वाइंट की रेंज के बाहर, ज्वाइंट को बियॉन्ड द रेंज लाया जाता है, उसके लिए बाकी चीजों को मद्देनजर रखना लाजम होता है। एंड दिस इज हाउ द एविडेंस, आपके सामने ये एविडेंस है कि ये क्लियर कट कह रहा है कि जब नॉन रेस्टिंग पोजिशन में ज्वाइंट को या मसल को जब आप आउट ऑफ द रेस्टिंग पोजिशन ले आते हो, तो उसके लिए मिसाल दूं एक आपको, मैं क्लोज पेक पोजिशन में मैनिपुलेशन बहुत ही कम लोग अप्लाई करते हैं, ये ना होने के बराबर होनी चाहिए। रीजन उसके लिए आपको बहुत ही स्किल्ड चाहिए होता है। जब भी ज्वाइंट को मोबिलाइज किया जाता है पहले उसको हमेशा रेस्टिंग में रखा जाता है, नॉन ये अपना क्लोज पेक पोजिशन में नहीं रखा जाता। एंड दिस इज द एविडेंस, ठीक है, ओके। आई विश यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम आ जाते हैं ज्वाइंट लॉकिंग। ज्वाइंट लॉकिंग एक सिंपल सा टॉपिक है लेकिन समझना बहुत ही जरूरी है। ज्वाइंट लॉकिंग क्या है, जैसा कि वर्ड बता रहा है, मतलब ज्वाइंट लॉक हो गया बेसिकली। ये वो वाला की लॉक अनलॉक वगैरह नहीं है, लेकिन ज्वाइंट लॉकिंग ये है कि जिसमें पेशेंट का जो ज्वाइंट है, पेशेंट की जो स्ट्रक्चर है, वो इतने आपस में टाइट होते हैं कि वहां पे मूवमेंट बहुत ही कम अलाउड होती है। So the spinal mobilization technique, they are most effective and the safe when the movement is focused या localized within the spinal segment to be treated, while the adjacent remain locked in the closed position. इस पहले लाइन को मैं एक्सप्लेन कर लूँ। स्पाइन की जितनी भी मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन हम सीखेंगे, परफॉर्म करेंगे, वो ज्यादा इफेक्टिव तब होगी जब जिस चीज पे आप अप्लाई कर रहे हो वहां पे ही अब फोकस्ड हो, लोकलाइज्ड हो। हमने पीछे पढ़ा था ना लोकल और जनरल और स्पेसिफिक। मतलब अगर आप सर्वाइकल के C7-8 पे दे रहे हो, लेट सपोज, तो सर्वाइकल के अलावा जो थोड़े से C17 T1 है, तो T2 3 4 जो है मिसाल के तौर पे, वो बड़े लोकलाइज, वो स्टेबलाइज होने चाहिए, जिसको हम लॉकिंग का नाम देते हैं। मिसाल तो ये कह रहा है कि स्पाइनल मोबिलाइजेशन की टेक्निक इफेक्टिव तो है, सेफ भी है, लेकिन तब होगा जिस चीज के ऊपर आप फोकस कर रहे हो उस स्पाइनल सेगमेंट पे आप वो अप्लाई करो। लेकिन जो पेरीफ्री वाले, ये लाइन देख लीजिएगा, while the adjacent remains stable, और एडजेसेंट मतलब बराबर वाले, और बराबर वाले स्टेबल तब रहेंगे जब वो लॉक्ड हों। मतलब आप C7 T1 पे अगर अप्लाई कर रहे हो तो C1 से जो पहले हैं, C7 से पहले C6 5 3 4 जो है वो स्टेबलाइज होने चाहिए, और स्टेबलाइज मतलब लॉक्ड होने चाहिए। तभी तो आप बाकी रीजन को, मतलब वो रीजन जिसपे आपने टेक्निक अप्लाई करनी है वो ओपन होनी चाहिए, और दूसरे लॉक्ड होने चाहिए। और जब लॉक होगी चीजें मिसाल के तौर पे, तो आप नुकसान जो है वो बहुत ही कम होगा। लेकिन जब हम जनरल मैनिपुलेशन करते हैं सर्वाइकल की, थोरेसिक की, उस पर हम ये चीजें नहीं देखते। बट व्हेन यू आर ट्रीटिंग स्पेसिफिकली और सेगमेंट वाइज जब ट्रीट करते हो, जो अकॉर्डिंग टू मोलिगन में एडवांस मोबिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके लिए इस चीजों का ख्याल रखना है। बहरहाल, तो ज्वाइंट लॉकिंग का मतलब क्या है? लॉकिंग मीन्स being held together against the movement forces in a particular direction.
लॉकिंग का मतलब क्या है? लॉकिंग का मतलब ये है जो स्पाइनल सेगमेंट्स है वो आपस में इस तरह जुड़े हुए हों ताकि जो मूवमेंट के फोर्सेस हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो हों, लेकिन पेरिफेरी जो सराउंडिंग है वो लॉक्ड हो। तो स्पाइनल लॉकिंग कैसे हम ला सकते हैं? स्पाइनल लॉकिंग हम तब लाते हैं मिसाल के तौर पे जब हम उसी स्पाइनल सेगमेंट को नॉन कपल्ड मूवमेंट में ले जाएं। मतलब अब इसके लिए फिर दो टॉपिक हमें और पढ़ने पड़ेंगे, कपल्ड एंड नॉन कपल्ड। कपल्ड एंड नॉन कपल्ड दोनों की कंबाइंड मूवमेंट्स की टेक्निक्स हैं, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन पहले मैं लॉकिंग को कंफर्म कर लूँ। तो लॉकिंग का मकसद क्या है कि लॉकिंग के मुताबिक भाई जिस ज्वाइंट पे आप मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन अप्लाई कर रहे हो आप उसी पे अप्लाई करें, उसके बराबर वाले जो ज्वाइंट्स हैं उनको लॉक कर लो। ठीक है, उनको जब लॉक करोगे तो फिर ये कि मजीद नुकसान वगैरह नहीं होगा। और लॉक करने के लिए उस ज्वाइंट को कोई भी लेवल हो उस ज्वाइंट को हमने उसकी नॉन कपल्ड मूवमेंट में लाना लाजम है, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। तो नॉन कपल्ड मूवमेंट बेसिकली इट दे प्रोवाइड द मोस्ट इफेक्टिव स्पाइनल लॉकिंग। नॉन कपल्ड मूवमेंट किसी भी ज्वाइंट पे जब नॉन कपल्ड मूवमेंट आप अप्लाई करते हो रीजन पे वो उसको लॉक कर देता है। तो सबसे सेफेस्ट और इफेक्टिव जो लॉकिंग है बेसिकली वो नॉन कपल्ड मूवमेंट। मतलब कोई कल को कोई आपसे पूछे कि भाई सर्वाइकल रीजन पे हम जो है वो लॉकिंग कैसे अप्लाई करेंगे, आप सिंपली कीजिएगा भी सर्वाइकल रीजन भी अपर या लोअर कौन सा। अगर अपर सर्वाइकल पे कर रहे हो तो लोअर सर्वाइकल स्पाइन को नॉन कपल्ड मूवमेंट में लिया वो लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक। और लॉक्ड मूवमेंट में कभी भी थ्रस्ट वगैरह कम दिया जाता है यूजुअली यूजुअली। ठीक है। So if a neighboring joint segment is hypermobile or symptomatic, it may be necessarily to manually stabilize the segment opposite to the intended mobilization. मैकोनेल referred the locking position as a close back position. अब देखो लॉकिंग पोजीशन मतलब वो क्लोज लॉक हो गया, अब वहां पे मजीद मूवमेंट की नहीं, इसीलिए लॉकिंग पोजीशन को हम क्लोज बैक पोजीशन कहते हैं। याद रखिएगा स्पाइन में क्लोज बैक पोजीशन नहीं वर्ड यूज होता। तो स्पाइन लॉकिंग के लिए जब हम टेक्निक स्पेसिफिकली अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आप क्लोज पेक पोजीशन यूज कर सकते हो। और पेरिफेरल जॉइंट्स के लिए लॉक वर्ड यूज नहीं होता, पेरिफेरल जॉइंट में क्लोज पेक और ओपन पेक वर्ड यूज होता है। तो ये चीजें ये फॉर्मूले थोड़े से याद रखिए। इसीलिए मैकॉलेल ने स्पाइनल लॉकिंग को क्या नाम दिया है? क्लोज पेक पोजीशन। आई विश कि ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर है। अब कपलिंग और नॉन कपलिंग रहता है, डोंट वरी, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। अब हम आ जाते हैं बोन और ज्वाइंट की मूवमेंट पे। बोन और जॉइंट की मूवमेंट मतलब एक होती है बोन की मूवमेंट जो आप देख सकते हो, इसको मैं लेमन लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं बुक की डेफिनेशन को समझ लें आप। और दूसरा बोन मूवमेंट वो मूवमेंट जो कि एसोसिएटेड होती है बोन या जॉइंट से। आर्थ्रोकाइनेमेटिक जो कि एसोसिएटेड होती है आपकी आर्टिकुलर सर्फेसेस से। अब फिर इसके दौरान हम एक्सप्लेन करते हैं। अब पहले मैं दोनों का थोड़ा सा फर्क समझा दूं। मैं बेसिक बेसिक दो दो तीन तीन पॉइंट्स उसकी समझाऊंगा, दो तीन पॉइंट्स उसकी समझाऊंगा। ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट जो कि बोन की मूवमेंट कहलाती है, ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक जो कि आपकी आर्टिकुलर सरफेस की मूवमेंट कहलाती है। हर वो मूवमेंट जो आप देख सकते हो मिसाल के तौर पे जो आपके हाथ में है, जो आपके अंडर कंट्रोल में है, वो ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट। हर वो मूवमेंट तीन पॉइंट्स है। हर वो मूवमेंट जो आप देख सकते हो, जो आपके हाथ में है, और जो आप एक्टिवली प्रोड्यूस कर सकते हो, वो ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट है या जो बोन की मूवमेंट है। हर वो मूवमेंट जो आप नहीं देख सकते मिसाल के तौर पे, और आपके इतने हाथ में आपके कंट्रोल में ना हो लेट सपोज, और वो आप उसको प्रोड्यूस भी ना करते हो, वो आपकी ऑर्थोकाइनेमेटिक मूवमेंट है जो कि जॉइंट सर्फेसेस पे होती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब आप शोल्डर की एबडक्शन करते हो, एबडक्शन जो शोल्डर की करते हो आप, जैसे ही आप जीरो से एबडक्शन आप स्टार्ट करोगे, हमने पीछे कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल में पढ़ा था, जैसे आप शोल्डर की एबडक्शन करोगे इंफीरियरली शोल्डर का जो ह्यूमरल हेड है वो ग्लाइड कहाँ पे करेगा? डाउनवर्ड, इंफीरियर करेगा। इज दैट क्लियर? जब इंफीरियरली वो ग्लाइड करेगा तो मूवमेंट वो ग्लाइडिंग वाली कहाँ पे हो रही है? सरफेसेस पे। तो ग्लाइड मूवमेंट आपकी आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट है। और जो ऑस्टियोकाइनेमेटिकली मूवमेंट हो रही थी, ह्यूमरस जो बोन है बेसिकली, ह्यूमरस एंड की बात नहीं कर रहा, हेड की बात नहीं कर रहा, जो दरमियान वाली शॉफ्ट है वो किस तरफ मूव करेगी? अपवर्ड। तो जो बोन की मूवमेंट है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, वो ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट है। तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए समझाया है कि जब आप शोल्डर की एबडक्शन करते हो तो आपका बाजू ऊपर की तरफ जा रहा है, यू कैन सी दैट। दीज आर द फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, द नेम इज एबडक्शन, एंड वो आपके कंट्रोल में भी है, दिस इज द ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट। और अगर इंटरनली आप एक्सरे से एक्सपोज करके उसको देखते हो या किसी अल्ट्रासाउंड के थ्रू आप देखोगे कि ह्यूमरल हेड किस तरह मूव कर रहा है, तो जो ह्यूमरल हेड जो आप नॉर्मल अपने आंखों से नहीं देख सकते, जो ह्यूमरल हेड की मूवमेंट देखोगे जिसको आप ग्लाइडिंग रोलिंग का नाम देते हो, जो आप नहीं देख सकते बेसिकली, ओके, और वो आपके कंट्रोल में भी नहीं है, वो ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट के साथ होती है। ठीक है, वो आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट है। तो जॉइंट सरफेसेस पे जो मूवमेंट होगी वो आर्थ्रोकाइनेमेटिक होगी, और बोन की मूवमेंट ऑस्टियो। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया।
ओके, अब टू टाइप्स ऑफ द बोन मूवमेंट है जो कि ओएमटी कॉन्सेप्ट, ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी कॉन्सेप्ट के लिए समझना लाजम है। सबसे पहले है रोटेशन। रोटेशन मतलब ऐसी मूवमेंट जो कर्व में होती हो, और ट्रांजिशन जो लीनियर मूवमेंट होती है। मिसाल के तौर पे जब एक ग्लाइड बिल्कुल लीनियरली हो रही है, स्ट्रेट लाइन में हो रही है, वो आपकी ट्रांजिशन ट्रांसलेशन है, और जो रोटेशन में होगी तो वो कर्व्ड है। बहरहाल बेसिक सी मूवमेंट है, ज्यादा इसके हम डिटेल में नहीं जा रहे। ओके, ये बिल्कुल बेसिक बेसिक सी मूवमेंट है, यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको रीड भी कर लीजिएगा, इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा, फ्रंटल एक्सिस पे मूवमेंट, मैं फ्रंट प्लेन और एक्सिस को भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। काफी लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं। भाई देखो, प्लेन और एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मैं अगर लेमन लैंग्वेज में प्लेन और एक्सिस को पता है किस तरह एक्सप्लेन करता हूँ, मैं ऐसे करूंगा कि प्लेन में मूवमेंट होती है, में, ठीक है, प्लेन में मूवमेंट होती है और एक्सिस पे मूवमेंट होती है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। मिसाल, जब हम दरवाजा ओपन करते हैं, खिड़की वगैरह ओपन करते हैं, लेट सपोज, तो वो जो दरवाजा है, जो खिड़की है, वो हिंजेस के साथ लगी हुई है, दीवार या उस स्ट्रक्चर के साथ। तो दरवाजा जब आपका खुलता है, उसका खुलने का डायरेक्शन एक होगा, लेकिन अल्टीमेटली मूवमेंट किस पे होती है? एक्सिस पे। मूवमेंट जो होगी वो हिंजेस पे होगी। तो जो हिंजेस है बेसिकली वो आपका एक्सिस है, और जो दरवाजा जिस तरफ खुल रहा है वो उसका डायरेक्शन, वो प्लेन है उसका। तो प्लेन में मूवमेंट होती है और एक्सिस पे मूवमेंट होती है, आसान लफ्जों में। और ये एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, अपोजिट होंगे, एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं होंगे। मिसाल, फ्रंटल प्लेन मूवमेंट है, लेट सपोज, उसका एक्सिस अपोजिट कौन सा होगा? सेजाइटल। तो अगर कोई पूछे भाई फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट कौन सी है, मैं आपको पहला मिसाल दे दूं, फ्रंटल प्लेन मूवमेंट। मिसाल, फ्रंटल मतलब जो साइड वे मूवमेंट है, साइड वे मूवमेंट आपकी एबडक्शन, एडक्शन, सिंपल याद रखने के लिए। लंबर की साइड फ्लेक्शन, मिसाल के तौर पे हिप की एबडक्शन, ये आपकी फ्रंटल सर्वाइकल की साइड फ्लेक्शन, ये आपकी फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट है। लेकिन इसका जो एक्सेस है, मिसाल के तौर पे, वो सजाइटल एक्सेस होगा। ठीक है, सजाइटल एक्सेस जो बिल्कुल आपकी बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, इक्वली राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता है। और जो फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट्स है, मिसाल के तौर पे, फ्रंटल प्लेन कहाँ से निकलता है? जो आपकी बॉडी को आगे और पीछे, एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड करता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड करेगा। और जो आपको राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करेगा वो आपको सेजाइटल प्लेन है। और जो बॉडी आपको अपर और लोअर में डिवाइड करेगा वो ट्रांसवर्स प्लेन है। या तीन तरह के प्लेन होते हैं। तो प्लेन और एक्सिस को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था, मैं आगे आपको उसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा। और सेजाइटल प्लेन की मूवमेंट कौन सी है? जो मूवमेंट आपकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सर्वाइकल फ्लेक्शन, थोरेसिक फ्लेक्शन, लंबर फ्लेक्शन, ये सारी की सारी सेजाइटल प्लेन की मूवमेंट्स है। ठीक है, और ट्रांसवर्स प्लेन की मूवमेंट कौन सी है? ओनली रोटेशन। ट्रांसवर्स प्लस में सारी रोटेशन होगी, चाहे सर्वाइकल की हो, लंबर की हो, थोरेसिक की हो, ये ट्रांसवर्स प्लेन की मूवमेंट। तो फ्रंटल प्लेस है, फ्रंटल प्लेन है, उसका एक्सिस कौन सा होगा? सजाइटल एक्सिस। ठीक है, और सजाइटल जो प्लेन है उसका एक्सिस कौन सा होगा? फ्रंटल एक्सिस। बचा कौन सा प्लेन? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स प्लेन का जो एक्सिस है वो वर्टिकल एक्सिस है या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, सिंपल इज दैट। ओके, अब आगे आपका मेन टॉपिक आ गया, जो कपल्ड मूवमेंट जिसको हम नाम दे रहा था, या नॉन कपल्ड। अच्छा, कपल मूवमेंट और नॉन कपल मूवमेंट को तीन चीजें आपने समझना लाजिम है, जिस तरह हमने ऑस्टोकाइनेमेटिक और ऑर्थ्रो को मैंने एक्सप्लेन किया था। सेजेटल कपल्ड और नॉन कपल्ड को समझने के लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। मिसाल, जब हम दो मूवमेंट्स को आपस में मिलाते हैं, दो मूवमेंट्स कोई भी हो सकती है, मैंने आपको बताया था कि कपल्ड और नॉन कपल्ड बेसिकली कंबाइंड मूवमेंट्स के टाइप से। ठीक है, तो कंबाइंड मूवमेंट मतलब जब आप दो मूवमेंट या दो से ज्यादा मूवमेंट को मिलाते हो, यहाँ पे आप दो को याद रखिएगा। जब भी हम दो मूवमेंट्स को आपस में मिलाएंगे, आसान लफ्जों में, जब भी हम दो मूवमेंट्स को आपस में मिलाएंगे, एक तीसरी मूवमेंट जनरेट होगी। मिसाल दूं मैं आपको, अभी आप सिटिंग पोजीशन में बैठे हुए हैं, आप क्या करें? सर्वाइकल की राइट साइड बेंड करें। राइट साइड बेंड मतलब राइट साइड फ्लेक्स करके, फ्लेक्स करने के बाद आप रोटेशन करें किसी भी साइड, चाहे राइट साइड रोटेट करें या लेफ्ट साइड, मतलब आप बेसिकली राइट साइड फ्लेक्शन और राइट साइड रोटेशन दो मूवमेंट को मिला रहे हो। एक सिनेरियो हो गया ये। अब आप फिर से राइट साइड फ्लेक्स करें, अब राइट साइड रोटेशन की बजाय लेफ्ट साइड रोटेशन करें, मतलब कॉन्ट्रालेटरल रोटेशन करें। ये हो गया सिनेरियो टू। मैं रिपीट करता हूँ, राइट साइड बेंड करें आप अपनी गर्दन को, और राइट साइड से उसी साइड रोटेट करें। एक सिनेरियो ये हो गया, दो मूवमेंट को आप मिला रहे हो। नाउ दीज आर द कंबाइंड मूवमेंट। अब ये कपल्ड है नॉन कपल्ड है, उसका फैसला हम बाद में करें। दूसरा केस क्या था? राइट साइड बेंड किया आपने, अब आप लेफ्ट साइड बेंड कर, लेफ्ट साइड अपोजिट साइड रोटेशन कर लो। तो पहले आप सेम साइड रोटेशन कर रहे हो, एक तरफ आप अपोजिट, राइट साइड फ्लेक्शन कॉमन। अब दोनों केसेस में दो मूवमेंट्स को आपने मिलाया, एक तीसरी मूवमेंट ने जनरेट हुई, ऐसा ही है। ठीक है, अब जब आप, मिसाल दे रहा हूं अगेन, दो ऐसी मूवमेंट को आप मिलाते हो, जो रिजल्टेंट मूवमेंट है
वो उसकी रेंज ज्यादा मिले आपको, मतलब वो आपको बहुत ही अच्छी मिले भाई, ये तो अच्छी इजीली रेंज मिल गई। तो जो दो मूवमेंट को आपने मिलाया, रिजल्टेंट मूवमेंट इंक्रीज हो, नंबर वन। उसको इंक्रीज रेंज को हासिल करने के लिए रुकावट आपको कम हो, मतलब मोस्ट इजी हो और लीस्ट रेजिस्टेंस हो, और एंड फील आपकी सॉफ्ट हो। आप कहोगे कि ये दोनों मूवमेंट आपस में कपल्ड है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, दो मूवमेंट को आप ऐसे मिलाते हो, किसी भी कोई भी दो मूवमेंट आप मिलाते हो, जब जब दो मूवमेंट आप आपस में मिलाते हो, रिजल्टेंट मूवमेंट इंक्रीज्ड मिले आपको, नंबर वन। नंबर टू, उसको अचीव करने के लिए बिल्कुल कम आपको फोर्स लगाना पड़े, मतलब रुकावट आपको कम मिले, लीस्ट रेजिस्टेंस मिले, और तीसरी चीज आपको एंड फील सॉफ्ट मिले या सॉफ्टेस्ट मिले। दे बोथ मूवमेंट्स आर कपल्ड विद ईच अदर। केस नंबर टू पे आ जाओ। दो ऐसी मूवमेंट को जब आप मिलाओ, जिसको हासिल करने के लिए जो आपकी रिजल्टेंट मिले वो आपकी कम मिले, आपको लगे कि मुझे रिजल्टेंट रेंज कम मिली है, रुकावट ज्यादा मिले, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिले, और एंड फील भी आपको मिले, दे आर नॉन कपल्ड विद ईच अदर। अब आपने सिंप्लीफाई करना है, आपको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। दो मूवमेंट को आप मिलाओ, मिसाल के तौर पे सर्वाइकल, पहले पहले मैं बुक की डेफिनेशन देख लूं। A combined movement, coupled movement, a combined movement that result in the most ease of the movement, जो greatest range of the movement मिलेगी, least resistance मिलेगी, और soft end मिले, end feel मिलेगी, this is called as a coupled movement। अब वो सिर्फ दो movement आपस में coupled है। In short, अब मैंने explain भी बिल्कुल easy language में किया हुआ है book में। In short, when the two movements are combined simultaneously, आपस में, you get the resultant range better with less resistance and softest end। तो वो आपस में वो सिर्फ कपल्ड होंगी। मैंने आगे एग्जांपल भी दिया है। फ्रॉम अ न्यूरोफिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, व्हेन द कपल्ड मूवमेंट इज इजियर टू परफॉर्म एंड इज वेरी ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक होती है, नॉन वॉलंटरली, आपके मतलब इतना हाथ में नहीं होती इन बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, सर्वाइकल रोटेशन, राइट साइड सर्वाइकल रोटेशन और साइड बेंडिंग आर यूजुअली विथ कपल्ड विथ ईच अदर। ठीक है, अब मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूं। अब आप क्या करो, राइट साइड जो बैंड है वो राइट साइड रोटेशन है इन फ्लेक्शन। कैसे? आप क्या करें, राइट साइड बैंड करें अपनी गर्दन, किसी राइट साइड बैंड करें मिसाल। जब आप राइट साइड बैंड करते हो मिसाल के तौर पे, और सेम साइड उसी साइड राइट साइड की रोटेशन कर लो मिसाल के तौर पे, आपको फील होगा दिस रेंज इज वेरी इजी टू अचीव, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। दूसरा फॉर्मूला नॉन कपल्ड का, अब आपने राइट साइड बेंड किया, राइट साइड रोटेशन की बजाय अपोजिट साइड पे रोटेशन कर लो, तो आपको उसमें थोड़ी सी रुकावट फील होगी। तो हियर यू कैन कंक्लूड, शॉर्ट अपर और लोअर सर्वाइकल में अलग होगी बिल्कुल, कि राइट साइड बेंड इज बेसिकली कपल्ड विथ राइट रोटेशन। ये हम एक जनरल कंक्लूजन बना रहे हैं। ठीक है, मैं एक सिंपल सा मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को। नॉन कपल्ड क्या है? नॉन कपल्ड मूवमेंट वो ऐसी दो मूवमेंट, द कंबाइंड मूवमेंट, दे आर क्लासिफाइड एज अ नॉन कपल्ड when they produce the movement, movement तो मिलेगी लेकिन more restricted range of motion मिलेगी and harder end feel मिलेगी। then किसके कंपेयर में? as compared to the coupled movement, and the relationship between them is called the non coupled, जिसका एग्जांपल आपके सामने है। manual therapist in the non coupled movement basically direction must be performed with care। अच्छा, मैं इसको फिलहाल साइड पर रख रहा हूँ, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सर्वाइकल रोटेशन एंड साइड बेंडिंग टू अपोजिट साइड इज अ नॉन कपल्ड विद ईच अदर। आप सर्वाइकल की रोटेशन करें किसी भी तरफ और सर्वाइकल की बेंडिंग करें, आपको डिफिकल्टी होगी। आप सर्वाइकल की रोटेशन करें और साइड बेंडिंग करें अपोजिट साइड पे, आप मिसाल राइट साइड सर्वाइकल की रोटेशन करें, आप लोग अभी भी ये परफॉर्म कर सकते हो। आपने राइट साइड सर्वाइकल की रोटेशन की मैक्सिमम, अब अपोजिट साइड पे बेंडिंग करो तो आपको गर्दन में एक बताएगा डिस्कम्फर्ट सी फील होगी, आपको फील होगा कि कोई ऐसी चीज है जो मुझे रोक रही है बेसिकली। दिस इज, अब आप कह सकते हो कि राइट साइड रोटेशन एंड लेफ्ट साइड बेंडिंग दे आर नॉन कपल्ड विद ईच अदर। क्यों? दोनों को जब हम मिलाते हैं तो रिजल्टेंट मुझे पेन होता है, मुझे रेंज रिस्ट्रिक्टेड मिलती है। दिस इज हाउ यू आर मेकिंग योर सेंस। तो जो दो मूवमेंट को जब आप आपस में मिलाते हो और रिजल्टेंट आप में रेंज आपको अच्छी ना मिले, रुकावट ज्यादा मिले, एंड फील जोन से भी मिले ज्यादातर, वो आपस में नॉन कपल्ड है। मैं आसान भी अगर इसको और भी करूं, कपल्ड क्या होता है कि एक रिश्ता होता है, कि रिलेशनशिप्स होता है। तो कपल अच्छा तब चलेगा जब अंडरस्टैंडिंग होगी, रुकावटें कम होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी। तो जो रेंज है, ग्रेटर रेंज है, उसको आप समझो कि अंडरस्टैंडिंग, दो पार्टनर के दरमियान अंडरस्टैंडिंग। जो रुकावट है उसको समझे मिसअंडरस्टैंडिंग। तो रुकावट जितनी कम होगी, अंडरस्टैंडिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी, वो रिलेशनशिप ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। और सेम विद द नॉन कपल, नॉन कपल में क्या होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होंगी और अंडरस्टैंडिंग कम होंगी। दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड, सिर्फ समझाने के लिए। इज दैट क्लियर टू यू?
और नॉन कपल्ड मूवमेंट हमने पिछली पेज में पढ़ा था, नॉन कपल्ड मूवमेंट दे आर यूज्ड फॉर लॉकिंग टेक्निक। ये लास्ट लाइन अगर आप देखें तो ये यहाँ पे पॉइंट लिखी हुई है, यू कैन सी कि जो नॉन कपल्ड मूवमेंट की लास्ट लाइन में देखेंगे, नॉन कपल्ड दे आर यूज्ड फॉर द लॉकिंग टेक्निक। और लॉकिंग टेक्निक हम क्यों अप्लाई करते हैं? लॉकिंग टेक्निक हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें सेफ साइड पे किसी सेगमेंट को मोबिलाइज करना होता है, तो उसके जो बराबर वाले ऊपर और नीचे वाले सेगमेंट्स है उसको हमने स्टेबलाइज करना होता है। स्टेबलाइज करने के लिए हम उसको लॉक करते हैं, लॉक करने के लिए हम उसको नॉन कपल्ड में ले जाते हैं। दिस इज हाउ अ सिंपल इज फिनोमेना। आई विश ये थोड़ा सा हेक्टिक था, बट आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर टू यू गाइस? क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ये बिल्कुल मैंने अपने तरफ से एक्सप्लेन इजी किया। अगर किसी को भी कंफ्यूजन है इसको समझने में, डू लेट मी नो। सर नॉन कपल्ड की एंड फील, नॉन कपल्ड की एंड फील आपको हार्ड मिलेगी बच्चा, और ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। नॉन कपल्ड में एंड फील आपको हार्ड मिलेगी, और अल्लाह ने की दे जो कपल्ड मूवमेंट है उसमें आपको सॉफ्ट मिलेगी। आप अंदाजा लगा लेना, जब हार्ड एंड फील होगी तो आपको रुकावट करेगी, सॉफ्ट एंड फील आपको रुकावट नहीं करेगी। ओके, और कोई कंफ्यूजन क्यूरी किसी की हो? लॉकिंग को एक बार बता दें। देखो लॉकिंग का मकसद क्या है? लॉकिंग मतलब आसान लफ्जों में, लॉक मतलब किसी लॉक, पहले लॉक को एक्सप्लेन करता हूँ। लॉक मतलब दो सेगमेंट्स आपस में स्टेबलाइज्ड हो, दे आर नॉट मूविंग, लेट सपोज दे आर लॉक। ताला लगता है ना, ताला लॉक होता है ना, लॉक ताला कभी भी खुलेगा तो नहीं जब तक हम उसको अनलॉक ना करें। पहली बात, सवाल यह है कि हम क्यों करते हैं? स्पाइनल लॉकिंग वहां पर यूज होती है, मिसाल के तौर पे आप थोरेसिक लेवल पे मैनिपुलेशन परफॉर्म करना चाहते हो या मोबिलाइजेशन करना चाहते हो, आपने परफॉर्म करनी है T3-4-5 पे मिसाल, या T4-5 पे। अब T4-5 के ऊपर T1-2-3 है, और 4-5 के नीचे T6-7-8 है। उनका तो काम नहीं है ना, आपने उस पर रोटेशन मोबिलाइजेशन करनी है। T4-5 पे बाकियों का क्या कसूर? बाकियों को स्टेबलाइज करना लाजम है, और स्टेबलाइजेशन के लिए हम स्पाइन के ऊपर उसको लॉक करना लाजम है। लॉक मतलब भाई आप एक चीज को लॉक कर लो, बाकियों पे आप परफॉर्म करो जाके। तो दिस इज हाउ द लॉकिंग मीन्स टू स्टेबलाइज द सेगमेंट्स ऑफ, वो सेगमेंट स्टेबलाइज करना जो आपने मोबिलाइज नहीं करना, और जिस एरिया को आपने मोबिलाइज करना, लेट सपोज मिसाल के तौर पे उसके जो पेरीफ्री है, उसके जो ऊपर और नीचे या साइड वाले जो जॉइंट्स हैं उसको स्टेबलाइज करना लाजम है। और उस स्टेबलाइज करने के लिए आप उसको लॉक करोगे, और लॉक करने के लिए आप उस जॉइंट को क्या करोगे? लॉक करने के लिए उस जॉइंट को आपने नॉन कपल्ड पोजिशन में लाना है। जब आप पोजिशन उस जॉइंट को नॉन कपल्ड पोजिशन में ले आओगे वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन। ओके, एनफील्ड का कैसे पता चलेगा? भाई देखें, एनफील्ड जो है वो बेसिकली हमें हमारे मेडिकल की सबसे अच्छी बात पता क्या है? वो ये है कि वर्ड खुद बता रहा है कि मैं क्या हूँ। जिस तरह हमने ज्वाइंट पोजीशनिंग पढ़ा, वर्ड क्या बता रहा है? ऐसी पोजीशन जिसमें ज्वाइंट मौजूद हो। रेस्टिंग पोजीशन ऐसी पोजीशन जिसमें ज्वाइंट रेस्ट में हो। नॉन रेस्टिंग जिसमें नॉन रेस्ट में हो। मिसाल एंड फील, एंड मतलब आखिर, टर्मिनल। फील मतलब फीलिंग, परसेप्शन, परसीव करना, किसी चीज को फील करना। एक ऐसी फीलिंग ज्वाइंट की, किसी भी ज्वाइंट की, जो आपको उस ज्वाइंट के एंड रेंज में आपको महसूस हो। दिस इज द एंड फील। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। वैसे तो इसके नॉर्मल तो तीन टाइप्स होते हैं, सॉफ्ट, फर्म और हार्ड। मैं एक क्विक से एक्सप्लेन करता हूँ। एक ऐसी फीलिंग जो हमेशा ज्वाइंट के एंड रेंज में आती है, और ये इसको फील करने में आता है। मिसाल, जब हम एल्बो की एक्सटेंशन कर रहे होते हैं, आप किसी पेशेंट की पैसिवली एल्बो की एक्सटेंशन कर रहा हो, पेशेंट को बोलो भाई तुमने रिलैक्स रहना है, हम, ये पैसिव फीलिंग आएगी, ठीक है। जब पैसिवली आप पेशेंट की एल्बो की एक्सटेंशन ले जाओगे, फ्रॉम फ्लेक्शन टू एक्सटेंशन की तरफ ले जाओगे, जब एक्सटेंशन 0 डिग्री पे आ जाएगी, मैक्सिमम फ्लेक्शन से आप उसको वापस एक्सटेंशन की तरफ ले आओगे, एट द एंड आपको बोन से बोन टकराती हुई फील होगी कि भाई यहाँ पे रुकावट है, अब मजीद एक्सटेंशन में नहीं जा सकता। अब रुकावट कौन सी आई? बोनी, उसको हम बाद में देखते हैं, लेकिन आपको एक फीलिंग आएगी कि देयर इज सम बैरियर व्हिच इज रिस्ट्रिक्टिंग द मूवमेंट, एंड दैट इज द एंड फील। मिसाल, अब वो फीलिंग किस तरह की आती है? अगर आपको फील हो कि बोन बोन से टकरा रही है, वो हार्ड एंड फील आएगी। आपको फील हो लिगामेंट लिगामेंट टकरा रहा है, मस्कुलर मस्कुलर, वो सॉफ्ट है। मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम नी की फ्लेक्शन करते हैं, जब आप नी की फ्लेक्शन करते हो, या एंकल की डोर्सिफ्लेक्शन या एंकल की इन्वर्जन इवर्जन करो, कभी भी एंकल की इन्वर्जन और इवर्जन में आपको बोनी रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगी, आपको बिल्कुल फर्म सी मिलेगी, सॉफ्ट सी मिलेगी। क्यों? वहां पे ज्यादातर लिगामेंट्स मसल को, मूवमेंट को रोक रहे हैं। लेट्स सपोज बाइसेप एल्बो की फ्लेक्शन है। जब हम एल्बो की फ्लेक्शन करते हैं मिसाल के तौर पे, तो आपका बाइसेप
जो आपकी रेडियस अल्ना है वो जाके बाइसेप से टकराती है। जब मैक्सिमम एल्बो की फ्लेक्शन करके उसको थोड़ा सा आप ओवर प्रेशर दोगे, आपको वो फीलिंग कभी भी बोन टू बोन नहीं फीलिंग होगी। क्यों? यहाँ पे बिल्कुल सारे लिगामेंट्स हैं। तो दिस इज हाउ द एंड फील, मतलब एक ऐसी फीलिंग जो जॉइंट के हमेशा एंड रेंज पे फील होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? ओके, शुड आई प्रोसीड? ओके, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। सो वी आर क्लियर विद द कपल्ड, वी आर क्लियर विद द नॉन कपल्ड एंड ऑल। उसके बाद है कुछ है जॉइंट रोल ग्लाइडिंग, और ये कुछ बेसिक सी मूवमेंट्स हैं। एबनॉर्मल ग्लाइडिंग, तो उससे भी पहले हम पहले रोलिंग और ग्लाइडिंग को समझ लें, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। फंक्शनल मूवमेंट है, बोन की रोटेशन है, जो कि जॉइंट रोलिंग ग्लाइडिंग क्या है इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं। रोलिंग ग्लाइडिंग तब समझोगे जब पहले रोलिंग और ग्लाइडिंग को समझोगे। रोलिंग मतलब हर जॉइंट के दो सरफेस होते हैं। आपको पता है एक जॉइंट कम से कम दो सरफेसेस से मिलता है। एवरी जॉइंट हैज अ टू सरफेसेस एट लीस्ट मिनिमम। रोलिंग तब होगी जब एक सरफेस है ए, दूसरा सरफेस है बी। जब अब आप क्या करो, दो सरफेसेस आप पकड़ लो। मिसाल के तौर पर एक हाथ आप दूसरे हाथ के ऊपर रखो। अब आपका एक हाथ का सरफेस है पामर सरफेस, दूसरे हाथ का पामर सरफेस, ये दो सरफेसेस हो गए, सरफेस वन सरफेस टू। एक सरफेस के ऊपर आप चार डॉट्स लगा लो, 1 2 3 4। दूसरे के ऊपर 1 2 3 4, चार चार पॉइंट्स आपने लगा लिया। जब आप रोलिंग तब होगी जब एक पॉइंट एक सरफेस का रोल करेगा दूसरे पॉइंट के ऊपर, जब वो दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएगा, इसे हम कहेंगे रोलिंग। मिसाल, जब आपने रोल किया, अब आप क्या करो कि एक अपना आपका मैं आपको पिक्चर शो करूं। फिगर 1.5, अगर आप थोड़ा सा गौर गौर से देखेंगे, फिगर 1.5 ए आपको शो हो रही है। दूसरी पिक्चर है फिगर 1.5 बी। फिगर 1.5 ए पे देखें तो इन्होंने एक सरफेस के ऊपर, कॉनकेव जो सरफेस है उस पर दो डॉट लगा दिए, डॉट, ठीक है। और फिगर इसी का जो ऊपर वाला कॉन्वेक्स सरफेस है उस पर भी दो डॉट है। रोलिंग तब कहलाएगी जब एक पॉइंट सरफेस, एक सरफेस पे जो मौजूद है एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, और जब रोलिंग होती जाएगी तो ये हर पॉइंट दूसरे पॉइंट से मिलता हुआ जो है, सेम पॉइंट के साथ नहीं मिलेगा। मतलब अगर ए पॉइंट है एक सरफेस का, वो दूसरे के ए से मिलेगा, और बी पॉइंट बी से मिलेगा सी, सी से डी, डी से। दिस इज हाउ द रोलिंग विल अकर। अब अगर आप इस कॉन्वेक्स सरफेस को जैसे रोल करोगे तो जितने इसके ऊपर 1 2 3 4 सरफेसेस हैं, वो 1 2 3 4 दूसरे सरफेसेस से जाके मिलेंगे। लेकिन ग्लाइडिंग में ऐसा नहीं होगा। ग्लाइडिंग में क्या होगा, एक पॉइंट एक सरफेस का दूसरे सरफेस के सारे पॉइंट से जाता हुआ मिलेगा। मेरी पॉइंट समझ में आ रही है? कि जब रोलिंग होगी मिसाल के तौर पे, तो अगर एक सरफेस पे पॉइंट है 1 2 3 4, दूसरे सरफेस का पॉइंट है 1 2 3 4, तो 1 1 से मिलेगा, 2 2 से मिलेगा, 3 3 से मिलेगा। दिस इज हाउ द मूवमेंट विल अकर। लेकिन ग्लाइडिंग में ऐसा नहीं होगा। ग्लाइडिंग में अगर एक सरफेस पे 1 2 3 4 है, दूसरे सरफेस पे 1 2 3 4 है, तो जो एक सरफेस का वन है वो सबके 1 2 3 4 से मिलेगा। जब तक ए 1 2 3 4 से नहीं मिलेगा, लेट सपोज, तब तक ग्लाइडिंग नहीं होगी। आई विश ये पॉइंट क्लियर है आपका। ओके, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट रोलिंग और ग्लाइडिंग। अब आप फिगर नंबर उसको देखो, फिगर नंबर 1.5 ए को समझो, ठीक है। फिगर नंबर 1.5 ए जो कह रहा है उस पे इन्होंने दो पॉइंट्स बना दिए, ए बी। मिसाल में नाम दे रहा हूँ ए बी कॉन्वेक्स पे, ए बी कॉनकेव पे। जब कॉन्वेक्स पार्ट मूव कर रहा है तो आप देखोगे ए से मिल रहा है, बी बी से मिल रहा है, सी सी से मिलेगा, डी डी से मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसी की जगह पे 1.5 बी पे अगर आप आ जाओ, रोलिंग ग्लाइडिंग के ऊपर, मिसाल के तौर पे ग्लाइडिंग की पिक्चर में आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर ग्लाइडिंग होती इसी की जगह पे, तो ए जो है वो सब पॉइंट से मिलेगा, 1 2 3 4 के साथ मिलेगा, तभी जाके ग्लाइडिंग होगी, ठीक है। तो अगर बाय थ्योरी अगर आप लोगों ने देखना है तो उसको पढ़ लो। भले मैं इसको आपके लिए रीड कर देता हूँ, रिपीट वंस अगेन। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ इमरान। ओके, रोलिंग का मकसद है कि एक पॉइंट आप ले लो, एक सरफेस है आपका हाथ मिसाल के तौर पे, उसके ऊपर आप चार पॉइंट टर्मिनल बनाते हो, 1 2 3 4, आप उसको नाम देते हो 1 2 3 4, चार पॉइंट्स हो गए। फिर आपका ज्वाइंट का दूसरा सरफेस है, उस पे भी आप पॉइंट देते हो 1 2 3 4। इज दैट क्लियर? जब रोलिंग तब होगी जब वन एक सरफेस का वन दूसरे सरफेस के वन से मिलेगा। आप जैसे हाथ मिलाते हो, एक सरफेस का वन दूसरे सरफेस के वन से, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से,
now you can call it they are one surface is rolling with other surface. लेकिन अब आप दूसरा ग्लाइडिंग पार्ट, ग्लाइडिंग में क्या होगा, जब एक सरफेस का एक पॉइंट दूसरे सरफेस के सारे पॉइंट से जाके मिलेगा। अब वन वन वाली सिचुएशन नहीं है, एक सरफेस का एक पॉइंट बाकी सबसे जो जितने भी पॉइंट्स हैं उनके साथ मिलेगा। नाउ यू विल कॉल कि दे आर ग्लाइडिंग ऑन ईच अदर। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ग्लाइडिंग की डेफिनेशन क्या है? सेम पॉइंट्स ऑफ वन सरफेस कम इन कांटेक्ट विद द न्यू पॉइंट्स ऑफ द अनदर सरफेस। दिस इज हाउ यू कैन कॉल। व्हाइल द प्योर जो ग्लाइडिंग है वो बहुत ही कम होती है लेकिन पॉसिबल होती है वैसे। और एबनॉर्मल रोलिंग ग्लाइडिंग क्या होगी? जब हम रोलिंग ग्लाइडिंग को आपस में मिलाते हैं तो दिस इज हाउ दे डैमेज विद ईच अदर। एबनॉर्मल नाम ही बताता है, जब नॉर्मल रोलिंग ग्लाइडिंग नहीं होगी तो वो एबनॉर्मल होगी। एबनॉर्मल रोलिंग रोल ग्लाइडिंग क्या है? जॉइंट रोल मूवमेंट इन द एब्सेंस ऑफ द ग्लाइडिंग। मतलब एक पार्ट मिसिंग होगा, ग्लाइडिंग मिक्सिंग मिसिंग होगी, तो अल्टीमेटली वो एबनॉर्मल कहलाएगी। सिंपल इज दैट। ओके, अब हम आ जाते हैं ट्रांसलेशन के ऊपर। ट्रांसलेशन ऑफ वर्टिब्रा, मतलब एक वर्टिब्रा जब एक प्लेन में लीनियर मूवमेंट करता है तो वो ट्रांसलेशन कहलाता है। सो द बोन ट्रांसलेशन इज अ सिंपली अ लीनियर मूवमेंट ऑफ अ बोन that is defined on a simple axis। इस प्लेन के दरमियान मूवमेंट हो। ड्यूरिंग दिस ट्रांसलेशन ऑल पार्ट्स ऑफ द बोन मूव इन स्ट्रेट प्लेन। मतलब ट्रांसलेशन कैसे डिफरेंट है कि इसमें क्या होगा कि इस मूवमेंट के दौरान बोन के सारे मूवमेंट्स एक ही लाइन में मूव करेंगे, ट्रांसलेटरी मूवमेंट करेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, मिसाल के तौर पे सेपरेशन और अप्रोक्सीमेशन। आप शोल्डर पे डिस्ट्रक्शन देते हो, जब शोल्डर पे डिस्ट्रक्शन देते हो तो क्या होता है कि एक आर्टिकुलर सरफेस ज्वाइंट का, शोल्डर ज्वाइंट का, आप ह्यूमरल हेड हो गया एक आर्टिकुलर सरफेस, दूसरा क्या है ग्लिनोइड, तभी इसका नाम ग्लिनोह्यूमरल है। आप उसको डिस्ट्रक्ट करते हो, सेपरेट कर रहे हो, यू आर अपार्टिंग वर्टिब्रा, सेपरेशन। अप्रोक्सीमेशन जब करीब लाओगे, स्पर्लिंग टेस्ट होती है, जैसा कंप्रेशन टेस्ट, जब आप कंप्रेस करते हो एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रे के ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की बात हो रही है। अच्छा, आसान लफ्जों में सेपरेशन सर्वाइकल फ्रैक्शन, अप्रोक्सीमेशन सर्वाइकल कंप्रेशन। आसान लफ्जों में ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ठीक है, ट्रांसफर ट्रांसलेशन प्लान था, अब लॉन्गिट्यूडनल है। सजाइटल की अगर हम बात करें, सजाइटल एक्सिस में भी बोन ट्रांसलेशन मूवमेंट होती है, मतलब पैरेलल मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ईच अदर। सिंपल इज दैट। देन वी हैव अ लेटरल ग्लाइडिंग, जिस तरह स्पाइनल मोबिलाइजेशन होती है, लेटरल मोबिलाइजेशन होती है। दिस इज हाउ सिंपली अ कॉन्सेप्ट। तो ये बिल्कुल बेसिक चुने मुने से कॉन्सेप्ट है, लेकिन इनको क्लियर करना जो है वो बिल्कुल लाजम था। अब अगर किसी का यहाँ तक क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो, अदरवाइज वी हैव अ 5 to 10 मिनट्स ब्रेक, ताकि आप इस थ्योरी को थोड़ा सा हजम भी कर सको, बात भी समझ में आए। तो कोई किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, यू आर वेलकम, अदरवाइज फिर हम आगे प्रोसीड करें। 5 से 10 मिनट का या तो ब्रेक देते हैं, या मुझे बताएं अगर किसी का क्वेश्चन है तो क्लियर कर लेते हैं। लास्ट क्लास में से अगर किसी का क्वेश्चन है तो भी वो मुझे बता दें, और रिकॉर्डिंग एज पर मैंने बताया कि मैं आप लोगों को एट दी एंड प्रोवाइड कर दूंगा। तो 5 से 10 मिनट है, मुझे आप अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, यू वांट आस्क, यू कैन आस्क। कोई क्यूरी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? सर क्लोज पेक और ओपन पेक रिपीट। ओके, देखो, मैंने आपको अगेन बताया था कि हमारी खूबसूरती यही है मेडिकल टर्म्स की कि वो वर्ड बता रहा है। अब देखो, आपका वर्ड खुद चेक कर लो। क्लोज पेक पोजीशन, ओपन पेक पोजीशन, तीन तीन दोनों में डिफरेंट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। क्लोज पेक पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन किसकी हो रही है? ज्वाइंट। एक ऐसी ज्वाइंट की पोजीशन, ठीक है, एक ऐसी ज्वाइंट की पोजीशन जिसमें जो एक ज्वाइंट कम से कम दो सरफेसेस से मिलके बनता है। कहीं कहीं तीन सरफेसेस होते हैं, जैसे नी ज्वाइंट है, लेकिन मिनिमम एक ज्वाइंट कम से कम दो सरफेसेस से बनता है। एक ऐसी ज्वाइंट की पोजीशन जिसमें दोनों उसके जो सरफेसेस हैं वो इतने ही आपस में क्लोज्ड हो, बेसिकली इतने ही आपस में पैक्ड हो कि वहां पे मजीद मूवमेंट पॉसिबल ना हो। दिस इज क्लोज पैक पोजीशन। और जब इसका रिवर्स करो, एक ऐसी ज्वाइंट की पोजीशन जिसमें जो दोनों सरफेसेस हैं वो आपस में इतने टाइटली पैक्ड ना हो, थोड़े बहुत एक दूसरे से आउट ऑफ द क्लोज हो, ओपन हो, तो उनको हम ओपन पैक कहेंगे। तीनों दोनों की 2 से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लोज पैक पोजीशन में जो ज्वाइंट सरफेस के बराबर की स्ट्रक्चर है, मसल्स, लिगामेंट वगैरह, वो आपस में टाइट होते हैं। ठीक है, इतने टाइट हो जाए तभी तो मूवमेंट अलाउ नहीं करते। उसके बराबर में लिगामेंट्स होंगे, वो भी टाइट होंगे, और वहां पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओपन पैक में
ऐसी पोजीशन जिसमें जॉइंट थोड़ा सा ओपन होता है, खुला हुआ होता है, तो वहां पे मजीद मूवमेंट पॉसिबल है। और वहां पे जो लिगामेंट्स या सराउंडिंग वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो इतने आपस में टाइट नहीं होते। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप अगर अभी सिटिंग पोजीशन में बैठी हुई है मिसाल, आप क्या करें, अपनी जो एंकल है, जो आपका घुटना है, वो नीचे हैंग कर दें, नंबर वन थिंग। फिर उसके बाद आप क्या करें, नी की एक्सटेंशन परफॉर्म करो। नी की एक्सटेंशन परफॉर्म करने से पहले आप अपने क्वाड्स क्वाड्स पे हाथ रखें। अब आप, जब आपका नी 90 डिग्री फ्लैक्स है, लेट सपोज दिस इज द ओपन पेक पोजीशन फॉर योर नी जॉइंट। क्यों? नी एक्सटेंड नहीं हुआ, नी एक्सटेंड नहीं हुआ तो नी लॉक नहीं हुआ, नी क्लोज नहीं गया। अब आप क्या करें, क्वाड्स के ऊपर दो तीन फिंगर्स रखें और नी की एक्सटेंशन परफॉर्म करना शुरू करें। आप फील करेंगे आपका मसल आहिस्ता आहिस्ता टाइट होता जा रहा है, नंबर वन थिंग। जब आप 90 डिग्री अब नी फ्लेक्शन पे बैठे हुए हो, उस वक्त आप अपने क्वाड्स को फील करेंगे तो इतने टाइट नहीं होंगे। और दूसरा, जब नी एक्सटेंशन करके आप फील करेंगे तो आपके नी जो क्वाड्स हैं वो टाइट होंगे। रीजन इज दैट क्वाड्स ही नी की एक्सटेंशन कराता है। सो इन नाउ यू कैन एक्सप्लेन एक ऐसी पोजीशन जॉइंट की जहाँ पे जॉइंट मजीद मूवमेंट के लिए पॉसिबल ना हो और मसल्स पेरीफेरी वाली स्ट्रक्चर टाइट हो, दे आर क्लोज विद ईच अदर। ये आप एल्बो पे भी ले सकते हो। जब आप एल्बो की फ्लेक्शन कर लो, मैक्सिमम एल्बो की एक्सटेंशन कर लो, जितनी भी एल्बो एक्सटेंशन होती है 0 डिग्री होती है। जब आप मैक्सिमम एल्बो की एक्सटेंशन करोगे उसके बाद मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी और आप बराबर में अपने ट्राइसेप को फील करेंगे, दे आर वेरी टाइट कॉन्ट्रेक्शन आपको देंगे। और जब आप एल्बो की फ्लेक्शन करोगे तो आपके एल्बो के जो ट्राइसेप्स हैं वो इतने टाइट नहीं होंगे क्योंकि वो लूज हो जाते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? दूसरा सवाल है अप्रोक्सीमेशन और सेपरेशन। भाई, अप्रोक्सीमेशन और जो सेपरेशन है, अप्रोक्सीमेशन मतलब करीब लाना, सेपरेशन मतलब दूर लेके जाना। सिंपल इज दैट। मतलब दो जॉइंट के सरफेसेस है, दो जॉइंट के सरफेसेस हैं, जब दोनों जॉइंट के सरफेसेस को एक दूसरे से खींच के आप अलग ले जाओगे, यू आर डिपार्टिंग, आप उनको दूर कर रहे हो, दे आर सेपरेटिंग विद फ्रॉम ईच अदर। अप्रोक्सीमेशन जब दोनों को करीब लेके आओगे। मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जब आप सिटिंग पोजीशन में खड़े हो, मिसाल के तौर पे सिटिंग पोजीशन में बैठे हुए हो, तो सिटिंग पोजीशन में जब आप गर्दन सर्वाइकल की ट्रैक्शन देते हो तो आपके जॉइंट के जो जो इंटरवर्टिब्रल जो आपके जॉइंट्स हैं, जो आपके वर्टिब्रल सेगमेंट्स हैं, जो वर्टिब्रास हैं, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो यू आर सेपरेटिंग देम। और इसी में सर्वाइकल को ऊपर, स्कल के ऊपर हाथ रख के जो स्पर्लिंग टेस्ट अप्लाई करते हो, now you are compressing them. So this is the separation and approximation. This is the approximation, compression जो है। और ये longitudinal axis में मिलता है। ठीक है इमरान? Then we have a sir abnormal gliding का कैसे आइडिया होगा? यार देखो, एबनॉर्मल ग्लाइडिंग ऐसे होगा, वैसे ये केल्टन बॉन्ड का एक छोटा सा टॉपिक था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। पहले क्या होता है, एक टेस्ट है, स्पेशल टेस्ट है अपर एक्सट्रीमिटी की, वो जाके पढ़िएगा। मैं आपको नाम बताता हूँ, लोड एंड शिफ्ट टेस्ट। ये आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिए। उसमें होता क्या है, पहले हम कोई भी ज्वाइंट का एक आर्टिकुलर, कोई भी सरफेस हो, शोल्डर की अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ तो शोल्डर का मिसाल दे देता हूँ। अब आप ह्यूमरल हेड को पहले पकड़ते हो लूज बैक पोजीशन में, पेशेंट को कहो हाथ बिल्कुल रिलैक्स रखें। आप उसकी ह्यूमरल जो हेड है, जो उसका हेड ऑफ ह्यूमरस है बेसिकली, उसको चारों तरफ से पकड़ते हो, अपनी दो फिंगर्स जो इन मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर एक तरफ और थंब एक तरफ। अब आप क्या करते हो, पहले मैं लोड एंड शिफ्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। ह्यूमरल हेड को आपने पूरी तरफ से अच्छे तरीके से पकड़ लिया, आपकी ग्रिप में आ गया, जॉइंट लाइन से आपने पकड़ लिया। अब आप उसको हर डायरेक्शन में मूव करके देखते हो, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, सुपीरियरली तो कम ही होता है, एंड इंफीरियरली। आप क्या करते हो, फील करते हो उसको कि यार कितना मुझे जाने की इजाजत मिल रही है, आगे पीछे। दिस इज हाउ एंटीरियरली जब आप कर रहे हो, मिसाल के तौर पे आप पोस्टीरियर के फिर आप राइट को लेफ्ट से कंपेयर करोगे, तो आप तीनों तरफ मूव करके देखते हो कि क्या कहीं पे ज्यादा लचक तो नहीं है। जिस तरह एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट होता है, पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट होता है, तो एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट में क्या होता है कि जब हम थ्रस्ट लगा रहे होते हैं, मतलब टिबिया को एंटीरियरली लेके आ रहे होते हैं मिसाल के तौर पे, तो नॉर्मली जो टिबिया है वो डिस्प्लेस होती है 6 से 7 मिलीमीटर की तरफ। दूसरे से जब कंपेयर करोगे तो अगर किसी का एसीएल लिगामेंट टियर है या डैमेज है, वो आपको मूवमेंट ज्यादा मिलेगी, तो आप राइट को लेफ्ट से कंपेयर करते हो। तो दिस इज, यही होता है स्टेबिलिटी टेस्ट में, कि जो ह्यूमरल हेड आप पकड़ के आगे पीछे मूव करा रहे हो, आप देखते हो कि हर डायरेक्शन में मुझे कितना जाने की इजाजत देता है। तो ये फीलिंग से आएगा और यही आप कंपेयर करोगे लेफ्ट शोल्डर से, देन यू विल फील अगर एंटीरियरली ज्यादा जाने की इजाजत मिल रही है तो एंटीरियर इंस्टेबिलिटी टेस्ट पॉजिटिव, पोस्टीरियर मिल रही है तो पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी टेस्ट। दिस इज हाउ यू कंपेयर। तो इसी तरह जब एबनॉर्मल रोलिंग ग्लाइडिंग है, वो आप पहले रोलिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट ज्वाइंट की फील करते हो कि यार कितनी रोलिंग ग्लाइडिंग पॉसिबल है, कितनी। अब रोलिंग कहाँ पे होगी, मिसाल के तौर पे नी जॉइंट पे, ग्लाइडिंग कहाँ पे होगी, नी जॉइंट पे। मैं आपको एक और बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ। जब आप स्क्वाटिंग पोजीशन से उठते हो, तो जब आप नीचे से उठने की कोशिश करते हो,
तो आपका जो टिबियल प्लेटू है वो कॉन्केव है, जो आपका फीमरल कंडाइल है वो कॉन्वेक्स है। तो नॉर्मली फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग जब आप उठने की कोशिश करते हो, बेसिकली जब नी एक्सटेंशन में लाते हो बेसिकली, तो आपका जो कंडाइल है फीमोरल, वो टिबियल प्लेटू के ऊपर पोस्टीरियरली ग्लाइड करता है इन ड्यूरिंग द नी एक्सटेंशन। ओके, तो ग्लाइडिंग जो हुई बेसिकली वो पोस्टीरियर ग्लाइड जो हुआ वो नी एक्सटेंशन में होता है, और जब नी की फ्लेक्शन जब वापस स्क्वाटिंग में जाने की कोशिश करते हो तो वो एंटीरियरली ग्लाइड कर रहा होता है। तो पहले आप, अब आप पेशेंट को कहोगे हम फील कैसे करते हो, पेशेंट को सुपाइन में लेटा के पहले आप उसकी पैसिवली नी एक्सटेंशन करके देखते हो, नी एक्सटेंशन से फ्लेक्शन कि यार क्या कंडाइल्स की ग्लाइडिंग नॉर्मल हो रही है। दिस इज हाउ यू जस्ट, ये सारा खेल मैनुअल थेरेपी या फिजिकल थेरेपी में पैल्पेशन का है, जब तक फील नहीं करते। तो दोनों राइट और लेफ्ट को कंपेयर करके आपको फील हो नहीं यार इसमें रोलिंग नहीं हो रही, इसमें ग्लाइडिंग नहीं हो रही, वो सिंपली एबनॉर्मल ग्लाइडिंग है। सो आई विश बरीरा, बरिया, इट्स क्लियर टू यू। Okay, any other question, guys, you want to ask so that we should proceed? अच्छा, कल इलेक्शन है तो कल आई विल ट्राई, मेरे ख्याल से कल तो वैसे भी ऑफ है तो आपकी क्लासेस तो हो चुकी हैं। अब मैं फिर से अगर रिपीट करूं तो जुम्मा, हफ्ता, इतवार जो है ये कराची वालों के लिए, तो जितने भी कराची के पार्टिसिपेंट्स हैं जितने भी हैं उनको मैं मैसेज दे दूं कि फ्राइडे सैटरडे संडे वुड बी द फिजिकल क्लासेस, 10 से 3 होगी, और जमशेद रोड पे मेरा क्लिनिक है वहां पर होगी। और मीन वाइल फिजिकल क्लासेस जो बाकी बच्चों का वैसे यूजुअली डिप्लोमा के हिसाब से ऑफ होंगी, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको ऑनलाइन करके आपको एक्सप्लेन करूं। याद रहे वो आपकी क्लासेस का पार्ट नहीं है, ये मैं एडिशनली उस पर ऐड करूंगा कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, लाइव जाने की कोशिश करूंगा। और लाइव कहाँ से जाया जाएगा, या तो फेसबुक से या यूट्यूब से या मेरे पेज से या इंस्टा से। तो जहां से भी मैं लाइव जाऊंगा मैं आपको गूगल व्हाट्सएप के थ्रू लोकेशन भेज दूंगा। 10 से 3 की टाइमिंग है, तो जिसमें भी टेक्निक जितने भी हम सर्वाइकल की करेंगे वो मैं कोशिश करूंगा लाइव जाने की, क्योंकि वो आपका पार्ट नहीं है, वो सिर्फ कराची फिजिकल क्लास, क्योंकि आपके लिए भी तो वो क्लासेस होंगी कोयटा और लाहौर में। तो लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कुछ बच्चे जो है वो इंटरनेशनल हैं और प्लस में कुछ पिशावर से हैं जो ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं मैं, तो उनके लिए मैं लाइव, तो उस लाइव का जो लिंक है बेसिकली वो आपको पेज के थ्रू मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से हम इसको, थ्योरी आज के लिए बहुत है, इतनी बहुत है, हमने फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, सब्जेक्टिव कर लिया। तो अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है ठीक है, अदरवाइज मेरी मशवरा यही है कि हम इसको यहाँ तक वाइंड अप करें ताकि आप उसको थोड़ा सा हजम भी कर लें। बुक के तौर पे मैं आपको कल्टन बॉन्ड की बुक या अपनी ही बुक मैं आपको सॉफ्ट में प्रोवाइड, अपनी बुक तो नहीं दे सकता, कल्टन बॉन्ड की आपको दे दूंगा, वो आप पढ़ लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से इसको हम यहाँ तक वाइंड अप करें तो मच बेटर है। और फिर इंशाल्लाह फ्राइडे सैटरडे संडे हम फिजिकल क्लासेस होंगी, लेकिन वो भी मैं लाइव जाया जाऊंगा। अगर किसी का कंफ्यूजन है तो रिकॉर्डिंग आपको कल तक मिल जाएगी, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग में ये है कि मुझे थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी, और ये रिकॉर्डिंग मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके आप लोगों को लिंक दे दूंगा। ओके, और कोई कंफ्यूजन है और कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, अदरवाइज मेरे हिसाब से इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। लेकिन अगर आप, जैसे आप लोगों को ठीक लगे, अगर क्वेश्चंस भी पूछना है यू कैन आस्क। लाहौर की क्लासेस की टाइमिंग, सबकी क्लासेस की जो डेज हैं फिजिकल क्लासेस के, वो फ्राइडे सैटरडे संडे होंगे और 10 से 3 होंगे, याद रहे। लेकिन लाहौर में उस दिन ये है कि मेरा जो है वो 2 डिप्लोमा, एक मेरा कोर्स है इंटरनेशनल सर्टिफिकेट इन मैनुअल थेरेपी, ये मोहम्मद लाशाद हमजा साहब आपके लिए मैं कह रहा हूँ, ये जितने भी लोग पेरीफेरी से आएंगे, 2 गुजरात से आएंगे, मुल्तान से, आलकोट से भी आएंगे, तो लाहौर में जो डिप्लोमा की फिजिकल क्लासेस हैं उनकी जो टाइमिंग है वो 2 के बाद है, याद रहे। 10 से 2 यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में मेरा इंटरनेशनल सर्टिफिकेट इन मैनुअल थेरेपी है, जो कि 3 दिन का कोर्स है, और वो 3 दिन का ही है, ठीक है। वो 10 से 2 होगा, और 2 या 3 के बाद जो आपकी क्लासेस होंगी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में, जो कैंट पे तुफेल रोड पे है, आपकी 2 के बाद होंगी, मतलब राउंड अबाउट 3 बजे भी आप लोग आ जाते हो तो 3 से 7 होंगी। ये डिप्लोमा वालों के लिए क्लासेस है, लाहौर वालों के लिए। और कोयटा वालों के लिए तो 10 से 3 है, और वो 1st 2nd 3rd मार्च है। क्लियर है। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास कब होगी? अच्छा, नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास जो है वो हमेशा बुध और जुमेरात को होगी, 7 से 9, जो आज की टाइमिंग है ना हमारी, 7 से 9 होगी। लेकिन ये एक्सेप्शनल है, इलेक्शन की वजह से हमने जो है वो चेंज की है टाइमिंग, अदरवाइज हमारी कल भी क्लास होती, इसीलिए हमने आज 2 क्लासेस कंडक्ट की है, क्योंकि कल इलेक्शन है बेसिकली, तो नेट मौतल होगा। तो नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस आपकी बुध को होगी, तो बुध को जो भी डेट बनती है, वेडनेसडे एंड थर्सडे, 7 PM टू 9 PM। और जो फिजिकल क्लासेस है वो ये फ्राइडे सैटरडे संडे है, और उसके लिए मैं अगर लाइव गया भी, दैट्स सपोज डेफिनेटली जाऊंगा, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, ऑल ओके, ऑल द क्वेश्चंस, किसी ने और कुछ पूछना हो यू कैन आस्क, अदरवाइज
लेट्स एंड द मीटिंग हियर। और रिकॉर्डिंग आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूं। So inshallah, see you on Wednesday for the online and see you on for the physical classes. See you on Friday 10 to 3. Okay हो गया? So thank you so much and Allah Hafiz. Okay? Allah Hafiz guys.